हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और विज्ञान प्रगति मैगजीन जून 2022 की आप लोगों के सामने है। और काफ़ी अच्छे आर्टिकल जो हैं वो, और पूरी मैगजीन बेसिकली पर्यावरण दिवस के ऊपर है। आपको पता है 5 जून को पर्यावरण दिवस जो है वो यहाँ पर पड़ता है, और जून की मैगजीन है। तो अलग अलग चीज़ों को कैसे बचाना है बेसिकली पृथ्वी पर, ओके, पेड़ हैं या फिर सरकार की कौन कौन सी नई स्कीम है, सब कुछ जो है वो यहाँ पर कवर किया गया है, जितना भी ज़रूरी होना चाहिए था एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंट डे की। ओके, तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। हिंदी भाषा में सब कुछ है, बहुत नॉलेज जो है वो इसके अंदर दी गई है मैगजीन के अंदर, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। तो मैगजीन की अगर हम बात करें, विज्ञान प्रगति पत्रिका है, मार्केट वैल्यू 30 रुपीज़ है। लेकिन अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो 3 तरीके की पीडीएफ उपलब्ध होती हैं। एक तो है आपकी क्लीन पीपीटी पीडीएफ, एक है आपकी एनोटेड पीपीटी पीडीएफ। ये दोनों जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कोर्स इस वाले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तीसरी मैगजीन होती है जो कि ओरिजिनल रिलीज़ की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो ये वाली जो मैगजीन है वो आपको परचेज करनी पड़ेगी, और ये 10 रुपीज़ की मैगजीन यहाँ पर है। ये फ्री ऑफ कोर्स नहीं है, ओरिजिनल मैगजीन है। वैसे तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप एनालिसिस की तरफ ध्यान दोगे तो अपने आप जो है वो पूरी मैगजीन कवर हो जाएगी। लेकिन फिर भी किसी को चाहिए या डोनेशन के नाम पर आप जो है वो मैगजीन को हासिल कर सकते हैं। ओके, जस्ट 10 रुपीज़ की ये मैगजीन यहाँ पर है। तो इसको जो है वो हासिल करने के लिए आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल पर मैसेज भेजना होगा, और आप जो है वो वहाँ से पे करके मैगजीन को हासिल यहाँ पर कर सकते हैं। 60 पेजेस ऑफ नॉलेज कुल आपको 10 रुपये में यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये तरीके यहाँ पर हैं। या फिर आप अपने सेव्ड मैसेजेस के अंदर BIS1 टाइप करोगे, उसको सेंड करोगे तो वो अपने आप लिंक क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर जाकर के आप डिमांड कर सकते हो कि विज्ञान प्रगति मैगजीन चाहिए। उधर से आपको QR कोड और UPI जो है वो मिल जाएगा। उस पर आप जस्ट 10 रुपीज़ को पे करेंगे तो आपको मैगजीन उपलब्ध हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। या फिर अगर आपको नहीं पता चला कि कैसे मैगजीन एक्सेस करनी है, तो QR कोड स्कैन कर लो, आपके सामने चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ पर लिख दो कि विज्ञान प्रगति इस महीने की चाहिए, मेरे पास जनवरी से लेकर के अब तक की सारी हैं। ओके, तो वो आपको उपलब्ध यहाँ पर हो जाएंगी। तो जो भी चाहिए आप बताइए और एक्सेस यहाँ पर कर सकते हैं। खैर, एनालिसिस की तरफ चलते हैं। ये सब सेकेंडरी चीज़ें, इन पर ज़्यादा ध्यान मत दो, एनालिसिस पर आपको पूरा ध्यान यहाँ पर देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एडिटोरियल यहाँ पर दिया गया था, और इस एडिटोरियल में पर्यावरण और सह अस्तित्व के बारे में बात की गई थी। देखो, पर्यावरण के साथ मिलकर के रहना होगा, क्योंकि जो एनिमल्स वगैरह हैं या बर्ड्स हैं, पशु पक्षी भी हैं, तो उन सब का जो एक्सटिंक्शन है उसको रोकने के लिए हमें प्रकृति की साथ की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो उसी को कहते हैं को एग्जिस्टेंस। ओके, तो ह्यूमन और एनिमल, बेसिकली इसको ह्यूमन नेचर को एग्जिस्टेंस कहा जाता है, और उसी की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की जो आम सभा होती है उसने 1972 में पहली बार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया था। 1974 में पर्यावरण दिवस समारोह का आयोजन एक थीम के बेस पर किया गया, जिसका नाम था केवल एक पृथ्वी, ओनली वन प्लैनेट। ओके, तो इस नाम से जो है वो इन्होंने 1974 में समिट का आयोजन यहाँ पर किया 5 जून को ही। इस समिट में जो है ये ओनली वन प्लैनेट नाम का स्लोगन यहाँ पर रखा गया, केवल एक पृथ्वी के नाम से। और मकसद क्या था कि इससे संबंधित जागरूकता है उसको यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। जागरूकता बढ़ाने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी ग्रह वर्ष को 2008 के रूप में यहाँ पर मनाया गया। ये सब पॉइंट होते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो ये ज़रूरी हो जाती हैं चीज़ें। तो इस तरीके से जो पर्यावरण दिवस है वो एक सशक्त मंच के रूप में उभर करके आया। इससे प्रेरणा मिलती है। बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग नीतियां जो हैं वो इस बात की बार बार जानकारी उपलब्ध कराती हैं कि आपकी प्रकृति के प्रति जो है वो कुछ ना कुछ दायित्व यहाँ पर बनते हैं। पर्यावरण दिवस 2022 के अंतर्गत केवल एक थीम के साथ वैश्विक अभियान जो है वो भी यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। ओके, ये थीम हमारा ये जो है 1974 में मानी गई थी, लेकिन आज भी इसकी वैल्यू यहाँ पर रहती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन जो है वो काफ़ी भारी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन कर रहा है। बाकी 70-80 और प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं प्रकृति के साथ, पॉल्यूशन वगैरह की, तो उन सब से भी हमें यहाँ पर जो है वो लड़ना पड़ेगा। तो ऐसी सब चीज़ों के चलते ये पर्यावरण दिवस यहाँ पर मनाया गया। अंदर चल करके आर्टिकल्स को देखते हैं कि क्या चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर आपको मिलेगा, लिखा हुआ है अकेली एंड अनोखी पृथ्वी। ओके, तो आपको पता है ये बेसिक चीज़ें हैं। मैंने बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो हैं उनको इग्नोर भी किया है, क्योंकि इतना बेसिक पढ़ने के लिए जो है वो UPSC की ये ज़रूरी नहीं है। बेसिक का मतलब ये है कि आपको ये पता होगा कि पृथ्वी पर इतनी ऑक्सीजन पाई जाती है, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड है, इतनी ये गैसेज है। तो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई हैं। ये अब पढ़ने का मकसद नहीं है। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, ये सब बेसिस आपका पहले से मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो है वो ऐसी चीज़ें जानेंगे जो आपने बेसिकली ना सुनी हो, या सुनी भी हैं, पढ़ी भी हैं, तो लेवल जो है वो उनका अच्छा यहाँ पर है।
तो इस तरीके से आपको मिलेगा कि पृथ्वी, आपको पता है कि कितने ग्रह होते हैं, आपको पता है कि पृथ्वी ही एकमात्र हैबिटेबल जो प्लेनेट है अभी तक हमें यहाँ पर मिला है। बाकी के हैबिटेबल प्लेनेट जो हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर खोजे जा रहे हैं। पृथ्वी पर पानी है, मार्स और इन सब पर पानी की खोज की जा रही है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो ऐसी सब चीज़ें मिलेंगी। ऊपर से पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अब देखो यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट बनता है तो आपको पता होना चाहिए, वैसे आपको पता होगा। इसमें आपकी क्रस्ट आ जाती है, दैट इज कॉल्ड भूपर्पटी। फिर आपका प्रवार आ जाता है, ओके, लाइक मेंटल, ओके। फिर आपका जो है वो कोर आ जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अर्थ का जो कोर है वो दो भागों में है, एक है आपका आउटर कोर और एक है आपका इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड फेज में है और इनर कोर आपका जो है वो ठोस फेज में यहाँ पर है। ये पॉइंट आपके यूपीएससी के काम का हो जाता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। ओके, तो आउटर कोर जो है वो लिक्विड फेज में, याद रखना, और जो इनर कोर है वो आपका ठोस फेज में यहाँ पर है। अब मैंने आपको ये भी पिछली मैगजीन्स के अंदर बताया है कि आखिर ये जो है वो लिक्विड फेज में क्यों हैं और ये जो है वो ठोस फेज में क्यों हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको कवर कर चुका हूँ। ठोस फेज में इसलिए हैं क्योंकि ऊपर से जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये जो है वो ठोस फेज में यहाँ पर आ गया। और ये लिक्विड फेज में इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर जो बेसिकली कन्वेक्शंस वगैरह हैं वो यहाँ पर तेज़ी से होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर जो है वो आ रही है। ऊपर से टेम्परेचर भी लगातार जो है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। तो और मेटल जो है वो उस तरीके की हैं जो कि आपकी लिक्विड फेज में ज़्यादा स्टेबल रहती हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें पहले कवर की जा चुकी हैं और ये अभी फ़िलहाल आगे चलते हैं और देखते हैं क्या बातें की गई हैं। तो लिखा हुआ था कि पृथ्वी का उद्भव अगर कैसे हुआ, तो पृथ्वी पर जीवन यहाँ पर संभव हुआ, इसके लिए अलग अलग धारणाएं जो है वो यहाँ पर निकल करके आई। एक धारणा ये कहती थी कि जो पृथ्वी है इसमें विद्युत तड़ित के कारण पहली जीवित कोशिका यहाँ पर आई। मतलब पानी वगैरह के जरिए किसी तरीके का इलेक्ट्रिक जो सर्किट सिस्टम है वो यहाँ पर क्रिएट हुआ ओशन के जरिए और एटमॉस्फेयर के जरिए। ओके, मतलब लाइटनिंग हुई होगी आकाश में, उससे जो है वो ओशन वगैरह के अंदर और जीवित कोशिका जो है वो यहाँ पर उत्पन्न हुई। ये सब जो थ्योरीज हैं ये स्टैनली एल मिलर और हरोल्ड सी यूरी ने जो है वो 1953 में सब सिद्धांत यहाँ पर निकाल करके लाए। उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी के अनुरूप इस प्रयोग में उन्होंने CH4, हाइड्रोजन, अमोनिया जो गैसें उस समय पर मौजूद थीं और H2O, तो ये सब गैसों के कारण जो है वो बिजली यहाँ पर पैदा हुई और इसको जो है वो पानी के साथ में एक उपकरण में लिया और उसमें जो है वो विद्युत आवेश यहाँ पर उत्पन्न किया। विद्युत आवेश उत्पन्न करने के एक हफ्ते बाद वैज्ञानिकों ने यह देखा कि 10 से 15% कार्बन अब कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो गई है। तो वातावरण की जो CO2 थी वो एज कार्बन एलिमेंट के रूप में यहाँ पर जो है वो आ गई है। देखो, हर एक जीवित कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिक जो है वो पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर इसको यहाँ पर कह सकते हो कि ऑर्गेनिक एलिमेंट कह सकते हो। तो वो एलिमेंट अगर बन रहा है लैब में अंदर, तो इसका मतलब ये है कि एनवायरनमेंट में भी वो काम हुआ होगा। ओके, तो ये चीज़ जो है वो इन्होंने यहाँ पर की और देखो बेसिकली इन्होंने क्या लिया, मीथेन का रोल यहाँ पर लिया। मीथेन का रोल यहाँ पर लिया इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल यहाँ पर नहीं लिया। तो मीथेन के रोल को लेकर के इन्होंने ऑर्गेनिक मैटर बनाने की बात यहाँ पर की। तो ये जो कार्बन था ये इस तरीके से कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित यहाँ पर हो गया। इस प्रयोग ने यह जाहिर किया कि आदि पृथ्वी पर मौजूद परिस्थितियों में उन एमिनो अम्ल जैसे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कैसे हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्बनिक यौगिक यहाँ पर निकले और कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जो एक कोशिकीय जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जिससे आपकी ह्यूमन बॉडी बनी हुई होती है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो ये जो है सिद्धांत इन्होंने दिया, इसको पूरी तरीके से मान्यता नहीं मिल पाई। क्यों? इसको लेकर के एक मुख्य आपत्ति जो है वो ये थी कि पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में प्रेजेंट थी। आज तो बहुत कम के करीब आपको कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मिलेगी, लेकिन पहले जब पृथ्वी बनी थी तो कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में थी। तो आपने देखा कि ये जो मिलर और यूरी का जो प्रयोग था इसमें CH4 था, H2 था, NH3 था, H2O था, लेकिन कहीं पर भी CO2 नहीं था। तो इन्होंने जो है वो CO2 की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इनका प्रयोग जो है उसको पूरी तरीके से मान्यता यहाँ पर नहीं दी गई। ऐसे ही और विवरण आने यहाँ पर शुरू हुए। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को लेकर के दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत ये बताता है कि गहरे महासागर के जो गर्म स्रोत होते हैं उसमें प्रथम जीवित कोशिका का विकास हुआ। ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। अब ये गहरे महासागर में चले गए, यानी कि एटमॉस्फेयर का रोल इन्होंने यहाँ पर खत्म कर दिया। इन्होंने कहा कि जो डीप ओशियन के अंदर में हाइड्रोथर्मल वेंट होते हैं, इंग्लिश में हाइड्रोथर्मल वेंट कहा जाता है, या हिंदी में गर्म स्रोत या उष्ण जलीय विवर इनको यहाँ पर कह देते हैं। ये तली में पाए जाते हैं, पृथ्वी की सी जो बेड होता है उस पर पाए जाते हैं। यहाँ से गर्म पानी बहुत तेज़ी से निकलता है और खनिज युक्त पानी यहाँ पर ये होता है। ओके, उसमें भारी मात्रा में मिनरल्स जो है वो यहाँ पर होते हैं। तो इन्होंने ये बताया वैज्ञानिकों ने कि ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट हैं, ये गर्म स्रोत हैं, इनके आसपास कीड़े
केकड़े, मछली आदि लगातार पाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब प्रारंभ में जीवित कोशिका का निर्माण हुआ होगा तो इनमें रासायनिक अभिक्रिया हुई थी जिनकी वजह से जीवन जो है वो यहाँ पर संभव हुआ। महासागर के इन बबरों में गर्म पानी के साथ साथ खनिज तत्व भी होते हैं जो कि एक जीवित कोशिका के लिए बेसिकली जीवित कोशिका के लिए खनिज जरूरी होते हैं, न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है। तो वही न्यूट्रिएंट की आवश्यकता उनको वहाँ से यहाँ पर पूरी हुई और इन गैसों की अभिक्रिया के बाद एसिटिक अम्ल भी यहाँ पर बना। इसके अतिरिक्त कार्बन के समावेश से पायरुविक अम्ल का भी निर्माण जो है वो महासागर में यहाँ पर हुआ। तो ये जो एसिड्स हैं वो यहाँ पर बनने शुरू हो गए और एसिड जब यहाँ पर बने, जैसे पायरुविक अम्ल बना, पायरुविक अम्ल से अमोनिया बना और अमोनिया के फलस्वरूप आपको पता है एमिनो अम्ल का निर्माण हुआ और एमिनो अम्ल से आपके जो बेसिकली एमिनो अम्ल हैं उससे प्रोटीन का निर्माण यहाँ पर हुआ और प्रोटीन को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। ओके, तो ह्यूमन जो डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ वो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर बताया। ओके, कुल मिला के आपको क्या बनाना था? प्रोटीन, एमिनो एसिड्स आपको यहाँ पर बनाने थे जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी का हो या फिर किसी भी जो जीवित कोशिका है उसका। ओके, प्रोटीन के बिना शरीर आपका वर्क नहीं करेगा। ओके, तो प्रोटीन यहाँ पर इस तरीके से बनी, ये बात इन्होंने बताई। आपको सिद्धांत का मकसद समझना है कि वो क्या था। यहाँ पर इन्होंने बिजली का प्रयोग किया, यहाँ पर जो है वो आप देखोगे कि डीप सी में यहाँ पर पहुंच गए। तो ये चीज़ें जो है वो इन्होंने यहाँ पर बताई और इन्होंने ये भी कहा कि ये सब गहरे पानी में हुआ और धीरे धीरे जो है वो सतह की ओर आने शुरू हो गए क्योंकि विवर्तनिक गतियाँ जो हैं वो यहाँ पर डीप ओशन के अंदर यहाँ पर चल रही थी। इसके बाद कुछ नए सिद्धांत पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में रिलीज होने शुरू हुए और इनमें से एक सिद्धांत यहाँ पर था पेंसपर्मिया का सिद्धांत। ओके, अब ये सिद्धांत जो है ना तो इसने एटमॉस्फेयर की बात की ना इसने ओशन की बात की, ये चला गया स्पेस में। ओके, ये चला गया स्पेस में। इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जीवन के बीज धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों जैसे बाह्य अंतरिक्ष पिंडों, यानी पृथ्वी पर कुछ हुआ ही नहीं। ओके, तो बाह्य अंतरिक्ष पिंडों द्वारा लाए गए होंगे, ऐसा माना गया इस सिद्धांत के द्वारा। तो आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेंसपर्मिया सिद्धांत के बारे में सही है। ओके, तो 4 ऑप्शन देगा, एक सही होगा। आपको बताना है कि इस सिद्धांत के द्वारा जो है वो बाह्य अंतरिक्ष पिंड के द्वारा पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ, इस बात की पुष्टि की जा रही थी। तो अगर हम बात करें तो आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी के महासागरों में एक कोशिकीय जीव उत्पन्न हुआ जो वर्तमान जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया का पूर्वज था। इसको हम नीले हरे शैवाल भी यहाँ पर कहते हैं। इन सब के बाद जो हरे पौधे हैं उनका विकास हुआ और वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर का दायरा यहाँ पर बढ़ने लगा। CO2 को एब्जॉर्ब करने लगे ये पौधे, वातावरण में ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ाने लगे और ये कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस के जरिए। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर 3 सिद्धांत आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। बाकी पृथ्वी पर जीवन के बारे में, ना कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में तो आपको पता है, बिग बैंग थ्योरी वगैरह यहाँ पर सब हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर जीवन कैसे आया, लाइफ फॉर्म कैसे हुई, उसके बारे में बताया गया है। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बननी शुरू हुई। सूक्ष्म जीव सहित सभी बड़े छोटे जीवों का विकास यहाँ पर होता रहा। पृथ्वी पर जीव प्रजातियों का विस्तार लगातार नहीं हुआ। जैसे जैसे अलग अलग जीवन यहाँ पर बनता रहा उसी के साथ साथ व्यापक विलोपन भी यहाँ पर होता रहा, जिसको कहते हैं मास एक्सटिंक्शन। तो कई सारी स्पीसीज जो आपकी उस समय उभरने के बाद उन्होंने अपना रोल जो है वो पृथ्वी के निर्माण में निभाया। रोल निभाने के बाद उनका रोल खत्म हुआ तो अब उनका पृथ्वी पर रहना संभव नहीं था और इस कारण मास एक्सटिंक्शन जो है वो होना शुरू हो गया। नेचुरल फिनोमिना ये सब जो है वो चलते रहे ताकि पृथ्वी का बैलेंस जो है वो संतुलित रहे। आज भी 6th मास एक्सटिंक्शन की बात की जा रही है। 6ठे नंबर का जो व्यापक विलोपन है वो उसकी बात की जा रही है। 6ठे नंबर का व्यापक विलोपन कौन करेगा? हम करेंगे, मानव करेगा। क्यों? क्योंकि मानव का रोल जो है वो खत्म हो चुका है। आप देखो कि क्या रोल रह गया, हम पृथ्वी को पूरी तरीके से जो है वो खत्म कर चुके हैं। अब पृथ्वी को रिवाइव होने के लिए मनुष्य खत्म होना बहुत जरूरी हो जा रहा है। ओके, तो एंथ्रोपोजेनिक ये है बेसिकली, इसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक मास एक्सटिंक्शन। और 6th मास एक्सटिंक्शन 90% से ज़्यादा स्पीसीज जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। ओके, और ह्यूमन तो किसी ना किसी तरीके से सर्वाइव कर लेगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास यहाँ पर आ गई है, लेकिन जो और एनिमल्स हैं वो सब धीरे धीरे यहाँ पर खत्म हो जाएंगे और इसको 6th मास एक्सटिंक्शन कहा जाएगा। खैर, अभी उधर नहीं जाते हैं। ऐसी सब चीज़ें जो हैं वो पहले भी हुई हैं। एक व्यापक विलोपन में करीब जो है वो 90% से अधिक समुद्री जीव प्रजाति और 70% से अधिक स्थलीय जीव प्रजातियों का नाश यहाँ पर हो जाता है। 24 करोड़ साल पहले डायनासोर पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे और जीवाश्म संबंधी गणना के अनुसार लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी के एक विशाल उल्कापिंड के टकराने से इन विशालकाय सरीसृपों का पृथ्वी से अंत हो गया। तो ये क्या है? मास एक्सटिंक्शन ही है। पूरे के पूरे जो डायनासोर्स यहाँ पर थे वो खत्म हो गए। पृथ्वी पर स्तनधारी जीवों का विकास लगभग 19 करोड़ पहले हुआ और 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोरों की समाप्ति के बाद ये पृथ्वी के प्रमुख जीव के रूप में उभर करके सामने आए। पहले पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज था, उसके बाद जो है
जो स्तनधारी हैं मैमल्स, उनका जन्म यहाँ पर हुआ और बेसिकली वो जो हैं पृथ्वी के रूप में मतलब प्रमुख रूप में जो है वो उभर कर के सामने है। हाथी, बिल्ली, कुत्ते, बंदर, कपी, इन सब का उदय यहाँ पर होना शुरू हो गया जो मनुष्य के पूर्वज कहे जाते हैं। और लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पहले जो है अफ्रीका और दक्षिण यूरोप में फिर ये यहाँ पर फैले। और आपने पढ़ा होगा कि रामापिथेकस है, क्रो-मैग्नन है, उन सब से फिर धीरे धीरे जो है होमोसैपियंस की यहाँ पर जो है वो उत्पत्ति हुई। ओके, तो लगभग 12,000 साल पहले होमोसैपियंस जो है वो यहाँ पर उभर करके आए और ये जो है वो चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से पृथ्वी का उद्भव यहाँ पर हुआ। फिर ये चीज़ कॉमन है, ये आपने हर किसी ने जो है वो अपनी जियोग्राफी के सेक्शन में इस चीज़ को पढ़ा होगा, जियोग्राफी के नोट्स आपने तैयार किए होंगे हिंदी में। तो ये 5 परतें होती हैं। ओके, पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा जो आर्टिकल है वो यहाँ पर दिया। ओके, तो इसको जो है वो आपको पता है, इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, अलग अलग स्फेयर के आपको फीचर जो है वो पता होना चाहिए। अपनी ज्योग्राफी की किताब उठाओ, वहाँ से इसके फीचर को पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल का क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। ओके, इसके अलावा आपसे ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि इन परतों को ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ पृथ्वी से बढ़ती दूरी के साथ जो है वो लगाइए, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इस तरीके से होती है। इसका एक आसान तरीका है कि ये अल्फ़ाबेटिकल तरीके से होता है, EIMST। ओके, तो ऊपर से नीचे आओगे तो ई से एक्सोस्फेयर, आई से आइनोस्फेयर, एम से मीजोस्फेयर, एस से स्ट्रेटोस्फेयर, टी से ट्रोपोस्फेयर। तो पहले ई आई आता है, फिर एम, फिर एस और फिर टी। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ये बहुत ईजी हो जाता है। अब कुछ चलते हैं अच्छी चीज़ों पर जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ना आपकी ज्योग्राफी के नोट्स में होंगी ना कहीं होंगी, तो वो पढ़ाने का काम मेरा यहाँ पर है। अभी तक तो बेस क्रिएट हो रहा था, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी थी जो पीछे बता दी गई। 1-2 सिद्धांत नहीं पढ़े होंगे, वो भी आपको क्लियर कर दिए गए। यहाँ पर बात करते हैं आईपीसीसी की नवीनतम रिपोर्ट की। आईपीसीसी ने अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर रिलीज़ की। आईपीसीसी जिसको कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये लगातार अपनी असेसमेंट रिपोर्ट 5 साल के गैप पर रिलीज़ करते हैं। ओके, इसमें बताते हैं कि कैसे हम पृथ्वी को धीरे धीरे जो है वो तबाह कर रहे हैं और उसको होने से कैसे रोका जा सकता है। स्पेशली जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की बात यहाँ पर करते हैं। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है वो पूरी दुनिया महसूस कर रही है। तो आईपीसीसी ने इस इम्पैक्ट को मापने के लिए ये रिपोर्ट यहाँ पर जारी की। ये 6ठी मूल्यांकन रिपोर्ट है, 28 फरवरी 2022 को ये रिलीज़ की गई। बेसिकली ये रिपोर्ट जो है वो 3 फेजेज में रिलीज़ की गई है। ये मैंने यूपीएससी स्पेशल डाउन टू अर्थ की सीरीज़ में आपको तीनों फेज जो हैं वो अलग अलग पढ़ाए भी हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर भी पढ़ाना जरूरी है क्योंकि सभी बच्चे उस वाली सीरीज़ को नहीं फॉलो करते हैं। ओके, तो ये आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि ये लगभग 67 देशों और 270 से अधिक जो लेखक हैं स्पेशली एनवायरनमेंट के फील्ड में, उन्होंने इसको यहाँ पर लिखा है। इस रिपोर्ट में संसाधनों की कमी वाले देशों और कमज़ोर समुदाय वाले, जैसे कि आपका ट्राइबल ग्रुप्स हो सकते हैं, वुमेन्स हो सकती हैं या चिल्ड्रंस होते हैं जो वल्नरेबल हैं, ओके, उन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की व्यापक चर्चा यहाँ पर की गई है। तो ये सब जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर में यहाँ पर बताया गया। इन्होंने कहा कि पहले से ज़्यादा व्यापक और गंभीर जलवायु प्रभाव देखने के लिए मिल रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में आपको टेम्परेचर को 1.5 डिग्री रोक करके रखना है और अगर ब्रीच हुआ तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से तो बिल्कुल बढ़ने नहीं देना किसी भी कीमत पर। ओके, लेकिन यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता, टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर बढ़ेगा क्योंकि जलवायु प्रभाव पहले से ज़्यादा व्यापक नज़र आ रहा है। केवल 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग के साथ जलवायु परिवर्तन पहले से ही दुनिया के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। वर्तमान में कितना टेम्परेचर बढ़ चुका है तो 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड इस समय पर पूरी दुनिया का एवरेज टेम्परेचर यहाँ पर है। ये धीरे धीरे जो है वो 1.5 की तरफ को जाएगा और हमारी पृथ्वी खतरे की कगार पर बढ़ती चली जाएगी। सूखे का कहर हो, भीषण गर्मी हो, रिकॉर्ड बाढ़ हो, ड्रोट हो, सब कुछ यहाँ पर आ रहा है। इससे खाने के लिए चीज़ें नहीं बचती, जिसको कहते हैं खाद्य सुरक्षा खत्म हो जाती है और आजीविका के लिए भी ये खतरा यहाँ पर बन जाते हैं। 2008 के बाद से विनाशकारी बाढ़, तूफान हर साल यहाँ पर आ रहे हैं। पूरी दुनिया में 2 करोड़ से अधिक लोग बेघर हो जाते हैं और बहुत सारे मर जाते हैं। फसल की उत्पादकता कम हो जाती है और कई सारे जो रोग हैं जिनको कहते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेज, वेक्टर जनित रोग, वो भी यहाँ पर फैलने लगते हैं। जलवायु परिवर्तन से पूरे पारिस्थितिक जो तंत्र है उसको भी नुकसान यहाँ पर पहुँचता है। भविष्य में इसकी
कम होने की कोई आशाएं नजर नहीं आ रही हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां और ज़्यादा गंभीर यहां पर हो जाएंगी। इस रिपोर्ट के अंदर में बात बताई गई कि अगले दशक में जलवायु परिवर्तन से लगभग 32 मिलियन और लोगों पर असर यहां पर पड़ेगा, जिसको हम बिल्कुल झेल नहीं पाएंगे। खाद्य सुरक्षा को खतरा होगा, साथ ही साथ गर्मी से मृत्यु दर बढ़ जाएगी, हृदय रोग और साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां भी यहां पर बढ़ेंगी। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है और धीरे धीरे 1.5 की तरफ जा रहा है, तो हम जो है वो ये एक जोखिम के रूप में उभर करके आ रहा है। तो मनुष्य हो, जीव प्रजातियां हो, पारितंत्र हो, ये सब पर खतरा जो है यहाँ पर बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए ग्लोबल वार्मिंग में केवल 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही परिवर्तन यहाँ पर हुआ, दुनिया के कई ग्लेशियर पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे। देखो गायब लिखा हुआ है, वर्ड कितना खतरनाक है। ओके, तो ये ग्लेशियर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये खत्म यहाँ पर हो जाएंगे, या फिर बहुत सारे अपने द्रव्यमान खो देंगे। ओके, पानी की कमी 2030 तक यहाँ पर हो जाएगी। 14% स्थलीय जीव प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। अगर वार्मिंग इसी तरीके से यहाँ पर बढ़ती रही तो जलवायु परिवर्तन के बहुत अधिक गंभीर और अपरिवर्तनीय प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे, जैसे तेज तूफान हो सकता है, एक्सटेंसिव हीट वेव्स हो सकती हैं, जैसा कि मार्च और अप्रैल में देखने के लिए मिली। अत्यधिक वर्षा तो होगी, लेकिन एक जगह पर होगी, एक जगह पर नहीं होगी। इरेटिक पैटर्न्स देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। तेजी से समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी और आर्कटिक समुद्री बर्फ जो है वो भी यहां पर पिघलनी शुरू हो जाएगी। तो ये प्रभाव पड़ेगा। इन्होंने ये भी बताया रिपोर्ट के अंदर कि जो जलवायु परिवर्तन है उसके सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है वो किस तरीके से पड़ेंगे। इन्होंने कहा कि असमानता जो है वो बढ़ जाएगी, संघर्ष और विकास को चुनौतियां जो है वो यहाँ पर हासिल होंगी। आप देखो क्लाइमेट चेंज के कारण सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ेगा, तो वो असर पड़ेगा आपका गर्ल्स पर, वो असर पड़ेगा आपका चिल्ड्रंस पर, वो असर पड़ेगा आपका ऐसे कंट्रीज पर जिनमें वृद्ध पॉपुलेशन ज़्यादा नकल करके आती है। तो वैश्विक हॉटस्पॉट यहाँ पर बन जाएंगे ऐसे सभी इलाके। विकासशील देश हो सकते हैं, आर्कटिक एरियाज हो सकते हैं, दक्षिण एशिया के राज्य हो सकते हैं, अफ्रीका के हिस्से हो सकते हैं, उन सब पर सबसे ज़्यादा असर यहाँ पर पड़ेगा। बुनियादी सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, जलवायु जोखिम जो है वो लगातार बढ़ेंगे। ग्रामीण समुदाय हो, मछली पकड़ने वाले हो, पर्यटन हो, सभी पर आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब से बचने के लिए महत्वपूर्ण क्या है, अनुकूलन। अनुकूलन को इंग्लिश में कहा जाता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब ये होता है, अनुकूलन का मतलब ये होता है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आपके ऊपर कम से कम पड़े या ना पड़े, ऐसा आपको हो जाना है। ऐसा होने के लिए इसका मकसद क्या है, देखो जैसे बाढ़ आ रही है तो आप पहले से तैयार रहो कि बाढ़ आएगी तो मैं ये कर लूँगा और बाढ़ का असर मुझ पर नहीं पड़ेगा। असर नहीं पड़ा इसका मतलब यह है कि मैं बाढ़ के अनुकूलन हो चुका हूँ, मुझ पर बाढ़ का अब असर नहीं पड़ता। तो ऐसे ही हमें गर्मी का असर रोकना है, ऐसे ही हमें और चीज़ों का जो असर है वो भी यहाँ पर रोकना है, पोल्यूशन का असर रोकना है। तो ये सब कैसे होगा, अनुकूलन के जरिए। इस अनुकूलन के लिए सारे देश मिलकर के मदद कर रहे हैं। 170 से अधिक देश जो हैं वो जलवायु नीतियों में अनुकूलन को शामिल यहाँ पर कर रहे हैं। मौजूदा जो अनुकूलन के विकल्प हैं वो जोखिमों को कम करते हैं। यदि उन्हें पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनके लिए यहाँ पर दिया जाए, तो हम जो है वो चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। इस रिपोर्ट ने जलवायु अनुकूलन उपायों के तौर पर अनुकूलन दृष्टिकोणों को भी यहाँ पर शामिल किया। इन्होंने बताया कि अगर आपको एडेप्टेशन हासिल करना है तो समानता और न्याय में सुधार हेतु सामाजिक कार्यक्रम यहाँ पर लॉन्च कीजिए ताकि जलवायु के जोखिमों को कम किया जा सके। जैसे स्वच्छ पानी, स्वच्छता सेवाएं, ये सब उपलब्ध यहाँ पर कराई जाएं, हेल्थ की सुविधाएं हैं वो सब यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएं, लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र आधारित अनुकूलन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि नेचर बेस्ड एडेप्टेशन की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। नेचर बेस्ड एडेप्टेशन का मतलब ये है कि प्रकृति का यूज करके प्रकृति से उत्पन्न होने वाले खतरों को रोकना, ओके, या उनके असर को कम करना, उनके जोखिमों को यहाँ पर कम करना। तो इसके लिए जो टिकाऊ प्रबंधन है वो यहाँ पर किया जा सकता है। जैसे मैनग्रोव को लगाओगे तो आपका जो कंट्री है, आपका जो एरिया है, वहां पर बाढ़ की संभावनाएं कम हो जाती है, या बाढ़ आती है तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, या तूफान आएगा तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, साइक्लोन आएगा तो मैनग्रोव्स उसको रोक लेंगे। ये क्या किया हमने, ये हमने नेचर का यूज़ किया, यानी मैनग्रोव्स का यूज़ किया किस चीज़ को रोकने में, नेचर के द्वारा जनित जोखिमों को रोकने में। ओके, तो स्टॉर्म आ रहे थे उनको हमने रोक दिया। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर काम किया जा सकता है। नई प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करके, जैसे नए इंजीनियरिंग विकल्प लाइक बाढ़ नियंत्रक चैनल हो सकते हैं, उन सब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कुल मिला के जरूरत है तत्काल कार्यवाही की। एडेप्टेशन भी करना है तो जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि समय हमारे पास अब ज़्यादा यहाँ पर बचा नहीं है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड का अनुभव तो हम आज ही कर रहे हैं और जल्दी 1.5 डिग्री से अधिक यहाँ पर हो गया तो हम जो है वो जी नहीं पाएंगे। इसलिए आवश्यक ये है कि सभी मिलकर के अभी सजग हों और सभी साथ मिलकर के अभी कार्य करें। तो ये आईपीसीसी की रिपोर्ट थी। मेंस में क्वेश्चन आएगा कि अभी आईपीसीसी ने अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज की है। निम्नलिखित में से मतलब उसके बारे में आप बताइए कि रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया है। ओके, रिपोर्ट किन चीज़ों के ऊपर बात करती है।
तो ये सब चीज़ें निकल करके आएंगी। इसके अलावा मानव जनित गतिविधियाँ पर्यावरण संकट को और ज़्यादा यहाँ पर लगातार बढ़ा रही हैं। आप देखो कि करोड़ों वर्षों से सूर्य की किरणें यहाँ पर आती हैं, पराबैंगनी होती हैं, दृश्य होती हैं, अवरक्त होती हैं, कुछ को रोक लिया जाता है, कुछ यहाँ पर आती हैं, और उससे जो पृथ्वी का औसत तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड स्थिर बना हुआ था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने तापमान में लगातार वृद्धि की है। दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड स्थिर बना हुआ है और इसमें हमें वृद्धि को रोकना है। इसमें एक 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो चुकी है, यानी कि टेम्परेचर लगभग 16.1 के करीब पहुंच चुका है। इसको हमें 16.5 नहीं पहुंचने देना यहाँ पर है। ओके, तो इस तरीके से जो मानव जनसंख्या की वृद्धि है, मानव जनित गतिविधियां हैं, खास तौर पर जो बायोस्फीयर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, लाइक जैव ईंधन का इस्तेमाल लगातार हो रहा है, जीवाश्म ईंधन का। ओके, तो उससे CO2 की मात्रा, सांद्रता यहाँ पर बढ़ रही है, जिससे ग्रीन हाउस गैस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर हो रही है। ओके, तो वैज्ञानिक गणना के अनुसार 1965 में पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 0.03% के करीब मौजूद थी। वर्तमान में बढ़कर के 0.04% के करीब यहाँ पर हो गई है। और अगर CO2 की मात्रा 0.043% होने पर भूमंडल का जो तापमान है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। तो देखो पॉइंट्स में असर यहाँ पर होगा, तब जाकर के आपका ये काम जो है वो होगा। तो एक खतरे की घंटी यहाँ पर उभर करके आ रही है। हमें अपनी वर्तमान गतिविधियों को बदलना पड़ेगा। अगर हमने इस तरीके से चालू रखी गतिविधियाँ तो फिर चीज़ें खराब हो जाएंगी। ओके, तो ध्रुवों पर जमा बर्फ लगातार पिघल रही है। जलवायु परिवर्तन से अलग अलग देश जो हैं उनमें खतरे आ रहे हैं, तूफान, वर्षा, बाढ़ है, सूखा है या फिर और कारण है। तो इससे जो है वो पृथ्वी खतरे में यहाँ पर लगातार आ रही है। कंटिन्यू रखेंगे, पूरी की पूरी जो मैगजीन है वो पूरी कंटिन्यू है, कोई स्पेशल टॉपिक और नहीं लिया गया है। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात की गई है कि पर्यावरण के खतरे जो हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है। जैसे अभी हम यहाँ पर बात करें तो और आपको नई चीज़ें मिलेंगी कि गवर्नमेंट जो है वो इन सब के लिए क्या क्या यहाँ पर कर रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत खूबसूरत पेज अब जो है वो शुरू होने वाला है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 1972 से ये काम शुरू हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1972 में पहली बार स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो यहाँ पर आयोजित किया गया था। दैट इज कॉल्ड स्टॉकहोम समिट। और स्टॉकहोम समिट जो है वो इस चीज़ के ऊपर थी कि पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए। आप देखो ये काम 1972 में हुआ था और 1972 के बाद अगर हम इसमें 50 साल को ऐड कर दें तो 2022 में इसके 50 साल यहाँ पर हो गए हैं। यानी कि मेंस में क्वेश्चन भी यहाँ पर निकलने के चांसेस हैं कि 2022 में जब 50 साल हो गए स्टॉकहोम समिट को तो उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ 5 दशक यानी कि 50 साल यहाँ पर हो गए, तो उसी उपलक्ष्य में हम स्टॉकहोम +50 समिट को भी यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, स्टॉकहोम के अंदर में ही। ओके, तो स्टॉकहोम +50 समिट भी यहाँ पर आएगी। खैर, हम कुछ मुद्दों के ऊपर यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को कम कर सकते हैं, भारत सरकार इसके अंदर क्या काम यहाँ पर कर रही है। पिछले 2 वर्षों में दुनिया ने बड़े पैमाने पर जो मौतों का तांडव यहाँ पर देखा, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रही, एक कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन, जिसने हमारे साथ अन्यायपूर्ण संबंधों का परिणाम बेसिकली यहाँ पर दिया। हमने पृथ्वी को दुख पहुँचाया तो पृथ्वी ने वापस में प्रतिशोध जो है वो हमसे इस तरीके से यहाँ पर लिया। इसको प्रकृति का प्रतिशोध भी कहा जा सकता है। तो पर्यावरण की भारतीय संकल्पना की अगर हम बात करें, भारत आखिर पर्यावरण को किस तरीके से देखता है, तो उसने इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को बैलेंस किया है। देखो टर्म दो हैं, इकोलॉजी एंड इकोनॉमी। जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, अगर आपने सोलली इकोनॉमी पर फोकस किया तो आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रह सकता, और अगर आपने सोलली एनवायरनमेंट पर फोकस किया तो आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं रह सकती। ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक हैं और इन पर बैलेंस बनाने की ज़रूरत यहाँ पर है, संतुलित दृष्टिकोण की ज़रूरत यहाँ पर है। तो वही संतुलित दृष्टिकोण जो है वो इंडिया यहाँ पर लेकर के चलता है और भारत जो है वो दृढ़ता से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और कंट्रीज भी काम कर रही हैं, लेकिन भारत की जो परिकल्पना है वो आपको दिखाई देगी कि उसने एनवायरनमेंट और इकोनॉमी को एक साथ लेकर के आया है। जैसे ये वाले पैसेज के अंदर में भी लिखा हुआ है कि आज भारत दुनिया के सामने ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि जरूरी नहीं है कि अगर एनवायरनमेंट को बचाना है तो इकोनॉमी को हर्ट करना ही पड़े। ठीक है, लिखा हुआ है कि पर्यावरण की रक्षा की बात हो तो ये जरूरी नहीं है कि विकास कार्यों को अवरुद्ध किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों एक साथ यहाँ पर चल सकती हैं। इकोनॉमी को मजबूती देने के साथ साथ पिछले कुछ सालों में हमारे यानी इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं वो भी 15,000 वर्ग किलोमीटर बने हैं। यानी हमने इकोनॉमी को भी बूस्ट किया है, GDP ग्रोथ से बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने जो है वो एनवायरनमेंट को भी बचाया है। इसका जो आउटकम है वो ये है कि 15,000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो हमारे पास यहाँ पर बढ़ा है। बाघों की संख्या दुगनी हमने यहाँ पर की है, अभयारण्यों की संख्या बढ़ी है, एशियाई शेरों की संख्या बढ़ी है, तेंदुओं की संख्या में 60% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा हम इकोनॉमी और एनवायरनमेंट को साथ लेकर के चलते हुए बात करते हैं लैंड न्यूट्रलिटी की। मतलब लैंड न्यूट्रलिटी मतलब जमीन जो खत्म हो रही है उतनी ही ऐड करनी है ताकि प्लस माइनस पॉजिटिव 0 हो जाए, ओके, न्यूट्रल हो जाए।
तो लैंड न्यूट्रलिटी की बात हम यहाँ पर करते हैं। जलवायु परिवर्तन को रोक रहे हैं, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बढ़ावा दे रहे हैं, बायोगैस है, ऊर्जा संरक्षण है, स्वस्थ ऊर्जा है। ओके, इन सब मुद्दों पर बेहतर परिणाम भारत यहाँ पर दे रहा है। वैश्विक तापमान लगातार बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्री जल में वृद्धि, भूमि कटाव, मरुस्थलीकरण, अनियमित वर्षा, बाढ़, सूखा, प्रदूषण, ये सब जो चुनौतियां आ रही हैं उनसे लड़ने के लिए हमने सक्षम ऊर्जा तंत्र, स्थायी शहरी संरचना और नियोजित पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना का संकल्प यहाँ पर लिया है और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये तीनों टर्म जो हैं वो आप यहाँ पर याद रखिए, हिंदी वाले जो छात्र यहाँ पर लिखेंगे तो एक है आपका सक्षम ऊर्जा तंत्र, एक है स्थायी शहरी संरचना और एक है आपका नियोजित पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना। इन तीनों में हमने एक अच्छा काम किया है। कैसे, उसके एग्जाम्पल आपको गिनाता हूँ। जैसे हमने लॉन्च किया वन सन वन वर्ड वन ग्रिड। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है। बेसिकली ये सब काम जो है वो हमने COP26 के अंदर में किए, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि COP26 लिखा हुआ होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं लिखा क्या, चलो छोड़ो। COP26 के अंदर हमने इन चीज़ों की यहाँ पर बात की। COP26 ग्लासगो के अंदर हुई थी पिछले साल नवंबर 2021 में। वहाँ पर हमने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के कंसेप्ट को अपनाया। इसके ऊपर बात तो पहले ही G20 के समिट में यहाँ पर हो चुकी थी। ओके, लेकिन अब जो है वो इसको यहाँ पर साकार कर दिया गया है। आपको इसका मकसद यहाँ पर समझना है। अंतर्राष्ट्रीय शोर गठन के माध्यम से भारत का लक्ष्य है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को साकार करना है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हर एक कंट्री जो अपने खुद के ग्रिड सिस्टम को चालू करती है उसको दूसरी कंट्रीज में भी अपने ग्रिड सिस्टम जो है उनको लगाना चाहिए ताकि पावर ट्रांसमिशन ईजिली हो सके। बात समझ में आई आपको? तो जैसे इंडिया के अंदर इंडिया की जो पावर ग्रिड है वो यहाँ पर चलती हैं, भूटान के अंदर भूटान की चलती है, नेपाल के अंदर नेपाल की, बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश की। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने जो पावर ग्रिड्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज में और भी फैलाएंगे ताकि बॉर्डर के पार भी जो बिजली है उसकी आपूर्ति यहाँ पर बनी रहे। उधर से इधर आएगी, इधर से उधर जाएगी। इधर देश में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उधर से मंगा ली, उधर देश में प्रॉब्लम हो गई तो इधर से मंगा ली। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर एक विश्वव्यापी ग्रिड से स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दिशा में, और ये सब जो काम है बेसिकली स्वच्छ ऊर्जा के लिए किया जाएगा। ओके, और फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल इसके अंदर ना करा जाए तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर रहेगा। तो ये एक वैश्विक दृष्टिकोण भारत ने यहाँ पर दिया है। G20 देशों के समूह में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से बढ़ भी रहा है। यही नहीं, भारत ने नवीनीकरण ऊर्जा के मामले में शीर्ष 5 देशों में जो है वो यहाँ पर शामिल हुआ है। जैसे ये तो आपका वन वर्ल्ड वन ग्रिड हो गया। ओके, ऐसे ही हमने जो है वो PM कुसुम योजना चलाई हुई है यहाँ पर। तो इसमें जो किसान हैं उनको नवीनीकरण ऊर्जा से सोलर पैनल स्थापित करके जो बेसिकली कैरोसिन बेस्ड इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता था इरिगेशन पंप वगैरह के लिए, उस सबको ख़त्म करके हमने ये जो सोलर पैनल स्थापित करने वाले यंत्र हैं ये उपलब्ध यहाँ पर कराए। इसमें जितनी बिजली यूज़ कर सकते हैं उतनी करें, बाकी अगर यूज़ नहीं कर सकते तो अधिशेष बिजली ग्रिड को बेचने का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। ओके, तो ये काम जो है वो इसके अंदर में हो रहे हैं। तो G20 देशों के समूह में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। भारत नवीनीकरण ऊर्जा के मामले में दुनिया के 5 देशों में शामिल है जो नवीनीकरण ऊर्जा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को यहाँ पर दिखाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही हमने और भी चीज़ें यहाँ पर लॉन्च की। आप देख सकते हो कि COP26 की पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने जलवायु प्रतिरोधी ढांचे के विकास और उन पर चिंतन मनन योजना निर्माण के लिए 2019 में जो हमने कहा था न्यूयॉर्क के अंदर कि हम एक कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन करेंगे, उसको मंजूरी दी। बात हमने 2019 में ही कर ली थी, लेकिन मंजूरी जो है वो 2021 नवंबर में COP26 की मीटिंग में दी गई। इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, व्हाट इज दिस CDRI, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, CDRI। ओके, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या है कि आपदाओं को रोकने के लिए जो है वो इंडिया दूसरे देशों की मदद करेगा, स्पेशली जो द्वीपीय राज्य हैं, छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, देश हैं, उनकी मदद यहाँ पर की जाएगी। तत्काल सुरक्षा इंडिया जो है वो यहाँ पर उपलब्ध कराएगा। नरेंद्र मोदी जी ने इसको खुद यहाँ पर जो है वो लॉन्च किया। ज्ञान का आदान प्रदान किया जाएगा इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है कि सुनामी आने वाली है लेकिन इंडिया को पता चल गया तो हम बता नहीं रहे, नहीं, हम उनको सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगे, क्षमता निर्माण करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जोखिम को कम किया जा सके। ओके, जो जोखिम आएंगे उसको न्यूनतम यहाँ पर किया जा सके, और इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आपदा रोधी संरचना जो है वो वर्क करेगी। तुरंत हम जो है वो अपनी मशीनरी, इक्विपमेंट, एम्बुलेंस सब उस राज्य, उस देश को यहाँ पर भेजेंगे जिसमें आपदा आई है, और वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने की कोशिश की जाएगी या आपदा को होने से पहले ही रोका जाएगा। दैट्स की नाम है आपदा रोधी।
ऐसे ही हमने लॉन्च किए 3 नए प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड नेट जीरो, लाइफ और प्रो प्लैनेट पीपल। ओके, नेट जीरो का मतलब ये होता है कि बहुत सारे जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन पूरी दुनिया में जो हो रहा है उसको आपको कम से कम यहाँ पर होने देना है, और जितना उत्सर्जन हो रहा है उतना एब्जॉर्ब भी अगर आप कर लो तो प्लस माइनस जो है वो न्यूट्रल हो जाता है, जिसको कहते हैं नेट जीरो। ओके, तो इन गैसों में आपको पता है कि CO2 है, CH4 है या NO है, ये सब गैसेज यहाँ पर आ जाती हैं, तो उनका उत्सर्जन जो है वो हमें कम करना है। हर कंट्री अपना अपना लक्ष्य रखती है कि हमें 2030 तक करना है, हमें 2050 तक करना है। इंडिया ने कहा है कि हमें जो है वो 2070 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। तो इंडिया का लक्ष्य क्या है? 2070। ओके, तो ये याद रखिएगा। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम COP26 में पहली बार भारत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की बात यहाँ पर की। बिल्कुल नहीं है कि कोई देश कार्बन के उत्सर्जनों को शून्य पर पहुंचा दे, जो कि असंभव है। शून्य पर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन हम कर तो सकते हैं। बल्कि नेट जीरो का अर्थ यह है कि किसी भी देश के उत्सर्जन का आंकड़ा वायुमंडल से उसकी ओर से भेजी जा रही ग्रीन हाउस गैसों के जमाव को स्थिर रखे। ओके, तो जितना यहाँ से उत्सर्जन जो है वो यहाँ पर हो रहा है, आप उसका किसी ना किसी तरीके से बेसिकली अवशोषण भी यहाँ पर कीजिए, ताकि प्लस माइनस जो है वो नेट यहाँ पर जीरो हो जाए। ओके, तो इस तरीके से काम होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइफ नाम का प्रोग्राम भी जोड़ा, जिसको कहते हैं, फुल फॉर्म है इसकी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। मतलब अपनी जो जीवन शैली है उसको इस तरीके से चेंज कीजिए कि वो एनवायरनमेंट के अनुरूप यहाँ पर हो, एनवायरनमेंट पर उसके गलत असर ना पड़े। जैसे बहुत सारे लोग मीट खाते हैं। ओके, तो मीट इंडस्ट्री से बेसिकली भारी मात्रा में CH4 और कार्बन का इमिशन होता है, तो उसको रोकने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल जो है उसको चेंज करनी पड़ेगी। या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ऐसे ही हमने जो है वो 3P यानी कि प्रो प्लैनेट पीपल अप्रोच जो है उसको भी यहाँ पर शुरू किया। 3P एक ऐसा अभियान है जो जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए हर समुदाय और हर व्यक्ति को जलवायु दायित्व से छोड़ता है। मतलब आपके कुछ एनवायरमेंटल राइट्स जो हैं वो ड्यूटीज़ जो हैं वो आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे कि आपके जलवायु दायित्व यहाँ पर बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से आपको पता है रामसर कन्वेंशन के बारे में, और आपका ये है एक नई चीज़ शुरू की गई थी, डेट इज कॉल्ड OECM। ओके, तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। विश्व की 2.4% की भूमि जो है वो वेटलैंड के अंदर में आती है, यानी कि नम भूमि के अंदर में आती है। ओके, अब नम भूमि का अगर हम बात करें तो वहाँ पर जीव प्रजातियाँ काफ़ी भारी मात्रा में हैं। दुनिया की लगभग 8% जीव प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, जबकि भूमि सिर्फ और सिर्फ 2.4% यहाँ पर है। यानी कि बहुत ही समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर क्रिएट होता है। तो नम भूमि के जो क्षेत्र हैं उनको रामसर साइट भी डिक्लेयर किया जाता है, जिनको रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का दर्जा यहाँ पर दिया जाता है। भारत में 49 रामसर स्थल हो गए हैं। जब ये मैगजीन रिकॉर्ड हो रही है, जून जो है वो यहाँ पर बेसिकली जून की मैगजीन है, तो जून के हिसाब से चल रहा है। अभी ये साइट जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। ओके, तो फिलहाल जो आपको यहाँ पर दिया गया 49 है। अपने एंड से एक बार इसको अपडेट करें कि आखिर अब कितनी हो गई हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी, और ये जो हैं वो आपके नम भूमियों के संरक्षण को इसको प्रोत्साहित करने के लिए रामसर कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड उसको यहाँ पर ऐड किया गया। इसके अलावा प्रकृति के संरक्षण के लिए, अब ये तो सबको पता है रामसर कन्वेंशन, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, डेट इज कॉल्ड OECM। प्रकृति के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, जिसको कहते हैं OECM, इसका भी कंसेप्ट यहाँ पर जोड़ा गया। तो ये जो OECM है ये भी हमारे प्रयासों को मान्यता देता है कि हम जैव विविधता का प्रभावी संरक्षण यहाँ पर कर सकें। और इसमें जो OECM की पहली साइट डिक्लेयर की गई वो थी आपकी हरियाणा के अरावली जैव विविधता पार्क। ओके, तो याद रखना कि कौन सी साइट है जिसको पहली अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय जो साइट है वो डिक्लेयर किया गया है, यानी कि OECM साइट डिक्लेयर किया गया है। तो वो है हरियाणा के अरावली जैव विविधता पार्क, इसको डिक्लेयर किया गया है ये। तो इस तरीके से हम जो हैं वो दो चीज़ों के जरिए आपका जो नम भूमियाँ हैं उनका प्रोटेक्शन यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो ये जो है पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन मिशन तो चल ही रहा है। हाइड्रोजन मिशन के अंदर आपको पता है हाइड्रोजन जो है वो स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करता है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। तो मिशन यहाँ पर चलाया है, और मिशन का जो लक्ष्य है वो है ऊर्जा उत्पादन में हरित हाइड्रोजन का दोहन करना, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पर लेकर के आना। हाइड्रोजन में हम अगले 25 वर्षों में, अगले 25 वर्ष जिनको अमृतकाल के नाम से जाना जाएगा, हाइड्रोजन के उत्पादन को यहाँ पर बढ़ावा देंगे और उसको वैश्विक केंद्र के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जल प्रबंधन भी काफ़ी जरूरी हो जाता है, और डिजिटल कृषि भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि भारत में अलग अलग 15 तरीके के कृषि जलवायु क्षेत्र जिनको कहते हैं एग्रो इकोलॉजिकल एरियाज वो यहाँ पर पाए जाते हैं।
हमारे यहाँ कई तरीके की ऋतुएं भी यहाँ पर पाई जाती हैं। भारत में सीमांत और छोटे किसानों की बात करें तो लगभग 85% के करीब किसान यहाँ पर छोटे हैं। ओके, यहाँ डाटा 80% दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 85% याद रखें। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटे और सीमांत किसानों की संख्या लगभग 85% यहाँ पर है, और इन पर जलवायु परिवर्तन का संकट भी सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो जलवायु परिवर्तन से अगर निपटना है तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज देश के करीब 170 जिलों में सूखा रोधी समाधान जो है वो प्रदान किए जा रहे हैं। मौसम पूर्वानुमान के लिए मोबाइल पर अलर्ट भेजा जाता है। किसान के मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि भाई आज जो है वो मौसम ऐसा रहेगा, बारिश पड़ सकती है, तो आप पानी मत दीजिए, आज अपने आप पानी लग जाएगा बारिश के जरिए। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है वो किसानों को बदलते मौसम के अनुसार फसलों के प्रबंधन में मदद यहाँ पर करती हैं। तो सरकार ने वाटर गवर्नेंस को भी बढ़ावा दिया। वाटर गवर्नेंस की बात करें तो अपनी नीतियों और निर्णयों में प्राथमिकता पर रखा है। वाटर गवर्नेंस जरूरी है, जी हाँ बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? सिंपल सी बात यह है कि पानी होगा तभी चीज़ें यहाँ पर चलेंगी, और पिछले 6 सालों में अलग अलग काम जो है वो यहाँ पर किए हैं। जैसे कृषि सिंचाई योजना यहाँ पर चलाई है, या आपका नमामि गंगे मिशन हो सकता है, हर खेत को पानी अभियान हो सकता है, जल जीवन मिशन हो, या अटल भूजल योजना हो, या कैच द रेन प्रोग्राम हो। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम सरकार ने वाटर कंजर्वेशन को लेकर के यहाँ पर चलाए हैं। इसके अलावा मरुस्थलीकरण से अगर आपको निपटना है, दिस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, यानी हमारे जो जंगल हैं वो डेजर्ट ना बन जाएं, उनसे रोकने के लिए हमें वन विस्तार को यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें, डेट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2019, तो इसके मुताबिक वर्ष 2003-05 से लेकर के 2011-13 तक भारत में मरुस्थलीकरण 18 लाख हेक्टेयर तक बढ़ा है। यानी कि इतने जो फॉरेस्ट हैं वो यहाँ पर खत्म हो गए हैं। भूमि अनुपजाऊ होती चली जा रही है, उसको दोबारा उपजाऊ यहाँ पर बनाना पड़ेगा। वर्ष 2015 से अब तक 11.5 मिलियन हेक्टेयर की भूमि को उपजाऊ हम बना चुके हैं, और इसमें जो बॉन चैलेंज है वो हमारी मदद यहाँ पर कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसकी फुल फॉर्म लिखता हूँ, फुल फॉर्म यहाँ पर आपकी इस तरीके से लिखी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है आपका BONN, और आगे होता है चैलेंज। बोन चैलेंज बेसिकली ये साइन किया गया था, बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर के साइन किया, और इस बोन चैलेंज के अंदर में 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि को पूरे विश्व में, ठीक है, वैश्विक प्रयास है पूरे विश्व में यहाँ पर हासिल करना है। तो UPSC इस पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछ चुका है बोन चैलेंज के ऊपर कि ये बोन चैलेंज आखिर किस चीज़ से संबंधित है। तो बोन चैलेंज जो है वो भूमि को पुनर्स्थापित करने के लिए, बेसिकली उसको जो है वो फिर से उपजाऊ बनाने के लिए वैश्विक प्रयास यहाँ पर है। अलग अलग कंट्रीज सब मिलकर के 350 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि को पुनः स्थापित करेंगी। इंडिया ने 11.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि को करा है, बाकी और कंट्रीज का दायित्व भी यहाँ पर बनता है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको अभी कैच द रेन अभियान का नाम लिया। कैच द रेन अभियान भी यहाँ पर शुरू किया गया। ये प्रोग्राम 2021 में शुरू किया गया था, और ये प्रोग्राम जो है वो आपका 1 अप्रैल से लेकर के 30 नवंबर के बीच में चलता है, और 2022 में भी हर साल मतलब इस प्रोग्राम में यहाँ पर चलेगा। अब इस ड्यूरेशन में क्यों 1 अप्रैल से लेकर के 30 नवंबर तक क्यों? तो 30 नवंबर तक मानसून का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, और 1 अप्रैल को कहते हैं प्री मानसून टाइम। ओके, तो प्री मानसून टाइम से लेकर के पूरे मानसून टाइम तक जितना भी पानी यहाँ पर गिरेगा रेन वाटर के जरिए, उस सभी को कैच करना है। दैट्स कॉल्ड कैच द रेन प्रोग्राम। इसके लिए जगह जगह पर कुओं की सफाई की जा रही है, टैंक हैं, तालाब हैं, वो खोदे जा रहे हैं, पानी संग्रह की क्षमता यहाँ पर बढ़ाई जा रही है, उनके रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। इसका जो टैग लाइन है वो ये है कि कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। ये पूरी जो लाइन है वो यहाँ पर रिलीज़ की गई। वेयर इट फॉल्स का मतलब है कि जहाँ भी गिरे, और व्हेन इट फॉल्स का मतलब है जब भी ये यहाँ पर गिरे। तो रेन जो है जहाँ भी गिरे, जब भी गिरे, उसको कैच कर लो, उसको इकट्ठा कर लो। कहाँ पर? टैंक हो सकते हैं, तालाब हो सकते हैं, या कोई और ट्रेडिशनल वाटर बॉडी हो सकती है जो कि इंडिया में भारी मात्रा में मौजूद यहाँ पर है। तो इस तरीके की बहुत सारी बॉडीज जो हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। तो इन सब के लिए आपको पता होना चाहिए कि जुलाई 2022 की मैगजीन जो है वो भी वाटर रिसोर्स के ऊपर थी। इस मैगजीन के अंदर जो है वो आपका वाटर रिसोर्स की बात की गई। रिकॉर्ड 70 पेज की मैगजीन, और सब कुछ कवर किया गया है। कृषि सिंचाई योजना हो, अटल भूजल योजना हो, बहुत डिटेल में सब चीज़ें यहाँ पर कवर की गई। कैच द रेन प्रोग्राम किस तरीके से शुरू हुआ वो सब, इसकी PDF भी उपलब्ध होती है टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैगजीन इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको PDF जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम बात कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज के संरक्षण की। ओके, तो ये चीज़ें आपको जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इस सब के बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे आपका
ये कैच द रेन प्रोग्राम आपको समझ में आया। उसके बाद इथेनॉल की बात कर लेते हैं। देखो, इथेनॉल की चर्चा देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 21वीं सदी में भारत की बड़ी प्राथमिकताओं में से इथेनॉल यहाँ पर आ जाता है। इथेनॉल को हम जो है वो एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्यूल के लिए इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि हमारी निर्भरता जो है वो कम हो जाएगी जैव ईंधन के ऊपर। जैव ईंधन बिल्कुल भी सही नहीं है, और इसको खत्म करने के लिए हम इथेनॉल का उत्पादन यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। इसके लिए नीति आयोग ने बड़ा रोड मैप भी यहाँ पर जारी किया था, और इसमें जो है वो हम पुणे के अंदर है जैसे, तो E100 नाम की पायलट योजना। E100 का मतलब क्या है कि जितना भी व्हीकल चलेगा वो पूरा का पूरा इथेनॉल पर होगा, 100% इथेनॉल पर होगा। यहाँ पर जो 100 लिखा है इसका मतलब है कि 100% इथेनॉल पर चलेगा। अगर हम बात करें सरकार के लक्ष्य की, तो पेट्रोल में 2025 तक 20% इथेनॉल मिलाने की बात हो रही है। इसको कहेंगे E20 प्रोग्राम, यानी इथेनॉल का 20% जो है वो हमें पेट्रोल के अंदर में मिलाना है, और तब जो है वो अपने वाहन को चलाना है। इससे 20% पेट्रोल की खपत जो है वो बच जाएगी। एक जने से 20% की खपत अगर बचेगी तो आप समझ सकते हो कि कितना फायदा यहाँ पर होगा। ओके, अब जो इथेनॉल है इसको बनाने के लिए अलग अलग तरीके के जो बेसिकली मटेरियल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गन्ना वगैरह है, ठीक है, तो वहाँ से मिलती हैं, या व्हीट वगैरह है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसी फसलों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि नॉन फूड क्रॉप्स यहाँ पर हैं, बेसिकली बायोफ्यूल्स इनको कहते हैं। ओके, जो आपकी बायो क्रॉप से निकल करके आते हैं, क्रॉप से आते हैं, बेसिकली उनको बायोफ्यूल्स कहा जाता है। और ये बायोफ्यूल्स अलग अलग तरीके के होते हैं, इसमें बायो हाइड्रोजन भी हो सकती है, इथेनॉल हो सकती है, या और भी हैं, बायोडीजल हैं, ओके, बायोमीथेन है, ये भी सब होता है। ओके, तो ये सब का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब इसमें जो है वो बायो क्रॉप्स का इस्तेमाल के जरिए ये सब काम किया जाता है। इसके अलावा गंगा के किनारे नेचुरल फार्मिंग, उसको भी यहाँ पर जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। धरती को बंजर होने से बचाने का एक बड़ा तरीका ये है कि रसायन मुक्त खेती यहाँ पर की जानी चाहिए। रसायन मुक्त खेती जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगा नदी के किनारे नेचुरल फार्मिंग को बढ़ा करके दी जाएगी। नेचुरल फार्मिंग का मतलब ये है कि केमिकल्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी गंगा के किनारे या और रिवर्स के किनारे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि केमिकल्स जो हैं वो वाटर बॉडी में चले जाते हैं, जिससे पशु पक्षी उनको नुकसान यहाँ पर पहुँचता है। तो रसायन मुक्त जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। और रसायन मुक्त करने की बात जो है वो बजट 2022-23 के अंदर में की गई। गंगा नदी के 5 किलोमीटर के कॉरिडोर में किसी भी तरीके की केमिकल फार्मिंग नहीं होगी। इसके अलावा कचरा दें और कचरा कैश ले जाएं, ये भी शुरू किया गया है। कचरा दें और कैश ले जाएं, बेसिकली ये जो है वो ATM तैयार किए गए हैं। इसमें आप जो हैं वो कचरे को डालोगे तो आपको उधर से उस कचरे के बराबर का अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ भी अमाउंट हो सकता है, 5 रुपये, 10 रुपये, लेकिन कुछ तो है, ठीक है। तो उसको उसके जरिए काम खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा समुद्री प्लास्टिक पर भी प्रहार जो है वो किया जा रहा है। वर्तमान अगर हम बात करें तो प्लास्टिक पर पूरी अर्थव्यवस्था यहाँ पर आधारित हुई पड़ी है, लेकिन ये प्लास्टिक कचरा जो है वो हमारे ओशंस में लगातार पहुंच रहा है, जिससे कि समुद्री जैव विविधता को खतरा पैदा हो रहा है। वन ओशन सम्मेलन इस वर्ष जो यहाँ पर हुआ फरवरी के अंदर, उसमें संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने की बात की, और आते ही 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक इंडिया में बैन कर दी गई है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकलता है। हाल ही में हमने प्लास्टिक और अन्य कचरों को साफ करने के लिए बहुत भारी मात्रा में जागरूकता अभियान भी चलाए, और 3 लाख युवाओं ने 13 लाख टन प्लास्टिक कचरा जो है वो ओशन से साफ किया। तो इसमें जो है जन भागीदारी जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। नौसेना हो या कोई भी हो, सब मिलकर के मदद कर रहे हैं। ऐसे ही हम जो है वो ग्रीन ट्रांसपोर्ट को गति देंगे। ट्रांसपोर्ट सेक्टर से भारी मात्रा में जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका इमिशन होता है, तो इसको हमें सस्टेनेबल बनाने की जरूरत है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। और उसके लिए हम जो है वायु प्रदूषण को रोकेंगे। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हम जो है वो ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन जो है वो उसको लॉन्च कर रहे हैं। ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन का मतलब ये है कि गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो सकती हैं, या उनके अंदर जो फ्यूल है वो बायोफ्यूल हो सकता है, मतलब उनसे किसी तरीके का इमिशन ना हो। हम जो है वो CNG आधारित अवसंरचना तैयार कर रहे हैं, फास्टैग जैसी आधुनिक व्यवस्था तैयार कर रहे हैं, जिससे प्रदूषण कम होगा। ओके, तो इस तरीके से मेट्रो रेल वगैरह की सुविधा है, या निजी वाहनों का उपयोग कम करने की बात है, तो वो सब काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। भारतीय रेलवे ने भी कहा है कि 2030 तक नेट जीरो होंगे, मतलब रेलवे से किसी तरीके का इमिशन नहीं होगा। इसकी बात भी 2030 तक की गई है, तो रेलवे ने भी इस बात को यहाँ पर कहा है। इस तरीके से हम जो है वो अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मजबूत यहाँ पर करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने वेस्ट टू वेल्थ अभियान भी यहाँ पर चलाया है। वेस्ट टू वेल्थ अभियान पर बीते
समय में काफ़ी कुछ काम यहाँ पर हुआ है। घर हैं, खेत से हैं, इनसे जो कचरा निकलता है उस कचरे को हम यहाँ पर धीरे धीरे ख़त्म करते हैं, उसकी रिसाइकलिंग करते हैं और उससे ऐसा कुछ चीज़ें बनाते हैं जिससे हमें बेनिफिट यहाँ पर हो, सोसाइटी को बेनिफिट हो, और उसको वेल्थ कहा जाता है। तो इससे इकोनॉमी पर बल मिलता है, इकोनॉमी को प्रभाव मिलता है, और इस सब प्रोसेस को सर्कुलर इकोनॉमी कहा जाता है। यानी कि आपने यहाँ से कुछ बनाया, उसको यूज़ किया, और फिर उसको बनाया, फिर उसको यूज़ कर लिया। ओके, तो इस तरीके से सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। जैसे व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का मतलब ये है कि आपने गाड़ी ली, उसको यूज़ किया, जब खराब सी हो गई तो उसको स्क्रैप करके आपने जो गाड़ी है वो दूसरी यहाँ पर ले ली। ओके, तो ये जो है वो आपका इस तरीके से चलता है प्रोसेस, और इसमें एनवायरनमेंट को और इकोनॉमी को दोनों को फ़ायदा यहाँ पर होता है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। इस तरीके से भारत सरकार इतने सब काम यहाँ पर जो है वो इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए कर रही है। तो इसी के साथ साथ आपका भी काम बनता है कि आप जो है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो चैनल को यहाँ पर करें। अभी मैगजीन खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो हम देखो यहाँ पर सिर्फ 20 पेज तक आए हैं, तो मैगजीन पूरी पढ़ाऊँगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं। ओके, यही है बात हमारी कि हम जो है वो ऐसी वैसी चीज़ें इग्नोर नहीं करते बिल्कुल भी। ओके, जब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाई जाएगी, जो नहीं है उसको छोड़ा जाएगा। ओके, तो 20 पेज पर जो है वो हम फिलहाल यहाँ पर हैं। अब बात करते हैं पानी की थोड़ी सी। अभी हमने बात की जैसे काफ़ी सारे मिशंस की बात की, उससे पहले हमने वृक्षों की भी बात की, तो ऐसे ही हम जो है वो थोड़ी सी पानी की भी बात यहाँ पर कर लेते हैं। पृथ्वी ग्रह का 70% हिस्सा जो है वो पानी है, और अधिकतर जो है वो महासागर में मौजूद यहाँ पर है। काफ़ी सारे जीव जंतु सब महासागर में यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, प्राकृतिक संसाधन काफ़ी ज़्यादा मौजूद यहाँ पर हैं, और जीवन के बड़े स्रोतों में से ये एक यहाँ पर आ जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन ये इस समय खतरे में भी हैं, क्योंकि मानव जनित गतिविधियाँ इनको खतरे में पहुँचा रही हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि इसको जो है वो रोका जाए, ये जो खतरे हैं इनको कम किया जाए, और पर्यावरण और महासागरों का संरक्षण यहाँ पर किया जाए। और 8 जून को जो विश्व महासागर दिवस यहाँ पर मनाया जाता है, देखो याद रखना कि 8 जून को विश्व महासागर दिवस भी मनाया जाता है, तो उसमें जो है वो महासागरों की रक्षा हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो संयुक्त राष्ट्र के जो पर्यावरण कार्यक्रम है उनके नेतृत्व में हर साल आपको पता है 5 जून को तो आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस यहाँ पर चलता ही चलता है। उसके अलावा आपका 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में विश्व महासागर दिवस भी चलाया जाता है, ताकि स्पेशल फोकस जो है वो ओशियंस के ऊपर यहाँ पर किया जाए। ओनली वन अर्थ अभियान के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की जो मेजबानी यहाँ पर स्वीडन के द्वारा की जानी है। ओके, तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी मेजबानी किसने की? स्वीडन ने, और टाइटल आपका टैग क्या था? वो था आपका ओनली वन अर्थ। ओके, इसमें प्रकृति के साथ क्यों रखा है ओनली वन अर्थ? क्योंकि हमने पहले भी इस टाइटल को यहाँ पर जो है वो अपनाया है। ओके, जब हमने पहली मीटिंग्स यहाँ पर, जब पहली बार हम जो है वो मिले थे, ओके, जब पर्यावरण दिवस यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था तब, तो उसी लिए 50 साल वगैरह होने के उपलक्ष्य में इस टैगलाइन को दोबारा से यहाँ पर यूज़ किया गया, ताकि हमें जागरूकता रहे कि हमने 50 सालों में क्या क्या किया है। इसमें जो आपका ओनली वन अर्थ है, इसमें बात की गई है कि प्रकृति के साथ सद्भाव जो है उसमें रहना है, मतलब नेचर के साथ को एग्जिस्टेंस जो है उसको बरकरार यहाँ पर रखना है। और इसके लिए जो आपका 2022 है, संयुक्त राष्ट्र दिवस ने विश्व महासागर दिवस के साथ 8 जून को मनाने का भी वादा किया। और 8 जून को जो विश्व महासागर दिवस मनाया जाएगा उसकी थीम होगी रिवाइटलाइजेशन, कनेक्टिव एक्शन फॉर ओशियन। ओके, तो पुनरुद्धार महासागरों के लिए सामूहिक कार्यवाही। तो स्पेशल जो महासागरों के लिए लक्ष्य है वो यहाँ पर ये रखा गया है। तो महामारी समाप्त हो चुकी है, अगर हमें और बेहतर काम यहाँ पर करने हैं, आने वाली परेशानियों से लड़ना है, तो समुद्र और महासागरों सहित प्राकृतिक दुनिया के अपने संबंध जो हैं उनको ठीक यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर जरूरी हो जाती हैं। विश्व महासागर दिवस की अवधारणा की बात करें तो ये अवधारणा 1992 से निकल करके आनी शुरू हुई, जब कनाडा के इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशियन डेवलपमेंट और ओशियन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा द्वारा रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर समिट जो है वो यहाँ पर की गई। अर्थ समिट अर्थात यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1972 में रियो अर्थ समिट हुई थी। वहाँ से इस प्रस्ताव को निकाला गया कि हम जो है वो विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाएंगे, और वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको आधिकारिक रूप से मान्यता जो है वो प्रदान भी कर दी गई। तो लगभग 16 साल तक इसके ऊपर डिस्कशन ही होते रहे, और फिर इसको मान्यता यहाँ पर प्रदान की गई। तो अब महासागरों के संरक्षण से बात यहाँ पर थी। इसके अलावा जो सतत विकास लक्ष्य हैं उसमें गोल नंबर जो 14 है वो भी आपका जल तले जीवन यानी कि लाइफ बिलो वाटर की बात करता है। लाइफ बिलो वाटर का मतलब क्या है कि पानी के नीचे का जीवन, यानी ओशियन पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो कैसी है, उसके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एसडीजी गोल नंबर 14 यहाँ पर मौजूद है, तो आपको याद होना चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ज़रूरी हो जाती हैं।
तो इस तरीके से आपको जो है वो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद वन प्लेनेट वन ओशन की धारणा यहाँ पर आ जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंट्री अपने चारों तरफ के ही जो ओशियन है उनको सेव करें, ओके। तो पूरी दुनिया को एज अ ओशियन जो है वो यहाँ पर मान करके सभी कंट्रीज़ की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात हमने यहाँ पर की है। आपको पता है पृथ्वी का 70% जो है वो महासागर है, और जिसके पुनरुद्धार के लिए हमें मिलजुल कर कार्य करना पड़ेगा। ये जो भावना है मिलजुल करके कार्य करने की, इसी को ही वन प्लेनेट वन ओशन की धारणा कहते हैं। भौगोलिक दृष्टि से सागर भी महासागरों का ही भाग होते हैं, जो कि आंशिक रूप से जुड़े होते हैं। तो अगर हमने महासागरों की रक्षा यहाँ पर कर ली, तो जो अपने कंट्री के ओशियंस हैं उनकी रक्षा तो खुद ही यहाँ पर हो जाएगी, ओके। तो इस तरीके की ये धारणा जो है वो यहाँ पर निकल करके आई है। सभी को साथ में मिलकर के जोड़ने की धारणा इसके अंदर में है। उसके अलावा बात करें, महासागरों के काफ़ी सारे लाभ भी यहाँ पर होते हैं। आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी बड़ी मात्रा अवशोषित यहाँ पर करते हैं। साथ ही साथ पृथ्वी के वायुमंडल में यहीं से 50 से 85% की ऑक्सीजन जो वातावरण में है वो भी आपकी ओशन के ज़रिए यहाँ पर आती है, ओके। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर ज़रूरी हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो उसकी सतह पर, यानी ओशन की सतह पर जो पादप लवक होते हैं जिनको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन, उनके वो प्रकाश संश्लेषण का वर्क करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के कारण जब वो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर का वर्क करते हैं तो पूरी जो फूड चेन है जिसको कहते हैं मैराइन फूड चेन, उसको संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 50 से 85% जो ऑक्सीजन है ये आई कहाँ से? तो ये ऑक्सीजन जो है वो इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन के कारण आई। फाइटोप्लैंक्टन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड सहित सह उत्पाद के तौर पर भारी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, और ये ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में यहाँ पर आ जाती है। इसी के साथ साथ मौसम जलवायु के विभिन्न पैटर्नों को नियंत्रित करने में भी ओशियनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों पर भी अंकुश लगाते हैं। खाद्य, खनिज और ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण और सभी प्रकार में बहुआयामी उपयोगिता नज़र यहाँ पर आती है। तो ये जो हैं वो चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। परिवहन के दौरान जो मानवीय त्रुटियां होती हैं, या आप कहो क्षतिग्रस्त उपकरण हो गए, कोई शिप जा रहा है उसमें से पेट्रोल लीक हो गया, दिस इज कॉल्ड ऑयल स्पिल, ओके। या और अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक तेल रिसाव के कारण भी लाखों गैलन पेट्रोलियम और रिफाइंड जो हैं वो समुद्र में गिर जाते हैं, और समुद्र एवं उसके तटवर्ती प्रदेश को बुरी तरीके से प्रभावित यहाँ पर करते हैं, जिससे मछलियाँ या फिर जो मराइन कम्युनिटी है उसकी डेथ होती है, और साथ ही साथ वन्य जीव भी नष्ट यहाँ पर होते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर जो है वो निकल करके आती हैं। इसके लिए कुछ समस्याएं और उनके निराकरण के कुछ पहल जो है वो भारत जैसे विकासशील देशों ने काफ़ी सारे किए हुए हैं। हमारे पास बहुत लंबी कोस्टल लाइन है, तो बड़ी आबादी है मछुआरों की, उनकी पोषण आजीविका का एकमात्र साधन जो है वो मत्स्य पालन यहाँ पर हो जाता है। तो ये जो मत्स्य पालन है उसके लिए भी अलग अलग काम किए गए हैं। जैसे एक स्कीम आपकी है मत्स्य संपदा योजना, ओके, वो सरकार ने यहाँ पर शुरू की है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मछुआरे, नौका मालिक या मत्स्य बंदरगाहों हैं, उनकी जो स्थानिक समस्या हैं उनसे प्रिंट मीडिया को रूबरू कराना है, ताकि वो सरकार को इस बारे में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करे कि इनके बारे में कुछ किया जाना चाहिए। ऐसे ही जो है वो अलग अलग तरीके के जो मत्स्य की बंदरगाह हैं, जैसे पंचायत, ये ग्राम पंचायत हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया गया धामरा मत्स्य की बंदरगाह, ओके। तो यहाँ पर जो है वो मछलियों का प्रजनन है या फिर और चीज़ें उनका कह सकते हैं कि जो मछुआरे हैं उनकी लाइवलीहुड सिक्योरिटी है, वो सब के बारे में जागरूकता जो है वो यहाँ पर जो है वो चलाई जा रही है, ओके। तो ये थोड़े थोड़े से पॉइंट यहाँ पर याद रखो। ज़्यादा खास चीज़ नहीं दी गई है, लेकिन आपको बस इतना यहाँ पर याद रखना है, ओके। तो महासागरों के संरक्षण की अगुवाई करने वाली ओशन वेल की कार्यकारी निदेशक, ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हम इतनी छोटी चीज़ें यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं। महासागरों के पुनरुद्धार हेतु वैश्विक प्रयास, आपको सच ये याद रखना है कि इसके अंदर में हम जो है भारत जो है वो क्या कर रहा है, मत्स्य संपदा योजना, उसका नाम याद रखिएगा। और उसके अलावा भी एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व मोशन विज्ञान की मेजबानी में यूएन ओशन के सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सचिव का जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स है, यूनेस्को का जो इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफी कमीशन है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज है, ओके। ऐसे ही आपकी UNCTD है, ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, ऐसे ही UNDP यानी कि UNEP भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये सब मिलकर के जो है वो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, सब जो है वो साथ में मिलकर के वर्क कर रहे हैं, ओके। सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान दशक भी शुरू हो चुका है। सस्टेनेबल जो ओशन डेवलपमेंट करना है इस दशक के अंदर 2021 से 2030 का जो दशक है उसको सतत विकास हेतु महासागर विज्ञान दशक के रूप में भी डिक्लेयर किया गया है, ताकि महासागरों के पुनरुद्धार जो है वो यहाँ पर हो सके।
महासागरों के साथ साथ जो जल संरक्षण है वो भी उत्तरदायी होता है। जल संरक्षण ड्रिंकिंग वाटर में इस्तेमाल होता है, इरिगेशन पर्पज में इस्तेमाल होता है और इंडस्ट्रियल यूज़ में इस्तेमाल होता है। तो सभी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी यहाँ पर हो जाती हैं। पूरी दुनिया जल संकट के से यहाँ पर घिरी हुई है। पीने के लिए पानी नहीं है, भू स्तर जो है वो लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है और पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। तो अगर हम देखें जल का भौगोलिक वितरण, तो आपको पता है कि पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। इसमें लगभग 97% जो है वो सागर और महासागर में है, जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। समुद्र में के जल में अलग तरीके के लवण होते हैं जिसकी वजह से वो खारा होता है। भार के अनुसार अगर हम देखें तो समुद्र के जल में अगर सारे जो लवण है उनको निकाल लिया गया तो 3.5% लवण और खनिज यहाँ पर निकलेंगे। खारा होने के कारण समुद्री जल को पी नहीं सकते। धरती पर जितना भी मौजूद जल है उसका सिर्फ और सिर्फ 2.7% ही सादा जल है जो हमारे पीने योग्य इस्तेमाल किया जा सकता है। इस जल में से 2/3 हिस्सा ध्रुवीय प्रदेशों के हिमनद के रूप में जमा हुआ है। ओके, जो ग्लेशियर्स हैं बाकी का हिस्सा उनमें है। ध्रुवों में दक्षिणी ध्रुव पर जल की मात्रा कहीं ज़्यादा है। ओके, यहाँ करीब 1,50,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। इन सब चीज़ों के अलावा मैं आपको बता रहा हूँ जल का भौगोलिक विवरण। करीब 0.6% जो है वो भूगर्भीय जल है यानी कि ग्राउंड वाटर है। शेष 0.1% जो है वो नदियाँ तालाब वगैरह में जल स्रोतों के रूप में मौजूद है। इन जल स्रोतों में उपलब्ध जल का मात्र 20% हिस्सा ही पीने योग्य है। तो आप सोचिए कि कितना सारा पानी है और कितना सा पीने योग्य हमारे पास यहाँ पर है। ओके, तो सिर्फ 20% पानी, और वो भी किसका, सिर्फ और सिर्फ इस 0.1% का और कभी कभी 0.6% का। ओके, तो इसका सिर्फ 20% हमारे जो पीने योग्य पानी यहाँ पर है, और उसमें से बाकी का जो 80% पानी है वो प्रदूषण की भेंट यहाँ पर चढ़ गया है, जिसकी वजह से वाटर इनसिक्योरिटी, वाटर स्केर्सिटी हासिल हो गई है। ओके, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं आई है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं कि जल जो है वो जीवन का मूल आधार है, तो उसको बचा करके रखना चाहिए। भारत में सभी नदी द्रोणियों की अगर हम बात करें यानी कि रिवर सिस्टम की बात करें तो औसत वार्षिक प्रवाह जो है वो करीब 1800 अरब घन किलोमीटर के करीब यहाँ पर होता है। ओके, तो जितना भी रिवर सिस्टम में जल बहता है वो हर वार्षिक लगभग इतना बहता है। ओके, फिर भी स्थलाकृति है, जलाकृति है या अन्य तरीके के ज्योग्राफी है, टोपोग्राफी है, उन सब की वजह से धरातलीय जल का केवल 690 अरब घन किलोमीटर जल ही उपयोग किया जाता है। बाकी का जो 1200 कुछ अरब घन किलोमीटर बचा वो सब यहाँ पर वेस्ट हो जाता है किसी न किसी वजह से। हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना और आदि हिमपोषित नदियाँ हैं, वो भी सब विस्तृत मैदानी इलाकों में यहाँ पर बहती हैं। दोमट मिट्टी होती है जिसके कारण उर्वरता बढ़ती है और वहाँ पर कृषि जो है वो यहाँ पर की जाती है। ऐसा बहुत पुराने समय से होता हुआ आ रहा है। ये सब बातें आपके लिए कॉमन होंगी। ओके, बाकी गंगा रिवर सिस्टम का क्या महत्व है ये सब आपको पता होना चाहिए। तो जल जागरूकता के प्रयास काफ़ी लोगों के द्वारा किए गए। यहाँ आपको 2 सुप्रसिद्ध जल संरक्षणवादियों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। पहले हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह और दूसरे हैं अनुपम मिश्र। ओके, तो कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं कि वर्तमान समय में जो बेसिकली क्लाइमेट चेंज के एक्टिविस्ट नहीं, वाटर के से रिलेटेड जो संरक्षणवादी हैं उनके बारे में बताइए भारत के। ओके, तो भारत के दोनों आपको यहाँ पर याद रखने हैं, अनुपम मिश्र हैं और राजेंद्र सिंह है। इंटरव्यू वगैरह के लिए आपको ये जल पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है क्योंकि इन्होंने पानी के संरक्षण के लिए काफ़ी काम किया। इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है, जमनालाल बजाज पुरस्कार भी मिला है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज भी मिला है। जल के लिए नोबेल पुरस्कार कहा जाता है स्टॉकहोम वाटर प्राइज को, वो इनको यहाँ पर मिला। ओके, तो इन्होंने जल यात्रा और मेवात का जोहड़ नाम से कई किताबें भी लिखी हैं। ये सब थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, चलेगा, लेकिन नाम कम से कम याद रखो और ये भी याद रखो कि आखिर जो है किस चीज़ के लिए फेमस यहाँ पर है। ऐसे ही अनुपम मिश्र हैं, इन्होंने भी कई सारी किताबें लिखी हैं और जो कह सकते हैं कि और काफ़ी जल प्रबंधन और वर्षा जल संचयन को लेकर के वर्क किया है। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो जल के ऊपर ज़रूरी हो जाती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो आपको पर्यावरण संरक्षण के, नोट जल संरक्षण के, आपको पर्यावरण संरक्षण के बेसिकली एक समर्पित जीवन मिल जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम आपने सुना होगा। ओके, और हाल ही में इनकी जो डेथ है वो यहाँ पर हुई। ओके, 21 मई 2021 को इनकी डेथ यहाँ पर हुई थी। ओके, तो ये इन्होंने जल संरक्षण के लिए वर्क नहीं किया, इन्होंने पूरे पर्यावरण के लिए किया। उसमें जल भी आ जाते हैं, स्पेशली वृक्ष जो हैं, पेड़ जो हैं, उनके लिए संरक्षण के लिए इन्होंने यहाँ पर वर्क किया। तो जो आपके पर्यावरण आंदोलन के सबसे बड़े पुरोधा थे सुंदरलाल बहुगुणा जी का 94 वर्ष की आयु में उनका निधन यहाँ पर हो गया। यह उनके नेतृत्व में जो चिपको आंदोलन यहाँ पर चला था उसी का परिणाम है कि हिमालय में ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत होने वाली वनों की कटाई पर रोक यहाँ पर लगी। तो वनों पर बेसिकली इनका ज़्यादा महत्व था। जो पिछले मैंने आपको यहाँ पर दोनों एक्टिविस्ट बताए ये वाटर के लिए थे और ये वन के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके,
तो इस तरीके से हिमालय के पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने कई बार पद यात्रा भी यहाँ पर की और लाखों लोगों को एक साथ लेकर के पर्यावरण संरक्षण के लिए यहाँ पर इन्होंने जो है वो योगदान किया। तो आपको पता होना चाहिए ऐसे सभी लीडर्स का नाम। इसी तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि कोविड-19 महामारी ने इस सिचुएशन को और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा दिया है। किस सिचुएशन को? 3 सिचुएशन याद रखना है। एक है आपकी फूड इनसिक्योरिटी की सिचुएशन, जिसको इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया। फूड इनसिक्योरिटी मतलब लोगों के पास खाना नहीं है। फूड इनसिक्योरिटी रहेगी तो सिंपल सी बात है, अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाएंगी। अनीमिया है, स्टंटिंग है, बर्स्टिंग है, वो सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। ओके, सब फूड से रिलेटेड यहाँ पर हो जाता है। इसी तरीके से वाटर इनसिक्योरिटी भी यहाँ पर जो है वो बढ़ गई है। बहुत सारी कंट्रीज़ के पास पीने के लिए पानी नहीं है। साथ ही साथ पॉल्यूशन भी यहाँ पर जो है वो बढ़ गया है। आप देख सकते हो कि कोविड-19 के नकारात्मक प्रभाव के अंदर वैश्विक स्वास्थ्य समस्याएं उभर के आई हैं, आर्थिक क्षति और कचरों के पुनर्चक्रण में रुकावट भी सामने आई है। इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं, जैसे समुद्र तट काफ़ी ज़्यादा साफ हो गए, वायु प्रदूषण में कमी भी नजर आई, ओजोन परत में सुधार हुआ और साथ ही साथ ध्वनि स्तर के प्रदूषण में गिरावट भी मिली, जैसा कि आप ग्राफ के अंदर में भी देख सकते हैं। ओके, लेकिन ये चीज़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ा इंसान को। इंसान ने इन चीज़ों को फिर से यहाँ पर जो है वो ऊपर की तरफ ले जा रहा है। जब तक अगला कोई वायरस नहीं आएगा तब तक सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी। इसके अलावा ये आपकी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर ख़त्म होती हैं। अब चलते हैं एक खास आर्टिकल की तरफ, और ये आर्टिकल जो है वो आपको बताता है स्पेंट वॉश प्रबंधन प्रौद्योगिकी के बारे में। प्रीलिम्स में क्वेश्चन निकलेगा कि हाल ही में इस स्पेंट वॉश प्रबंधन प्रौद्योगिकी न्यूज़ के अंदर थी। ये प्रौद्योगिकी किस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर है? तो याद रखना कि इस प्रौद्योगिकी के अंदर जो है वो हम वेस्ट को कह सकते हैं कि वेल्थ में यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो आर्टिकल को पढ़ते हैं आपको पता लगेगा कि स्पेंट वॉश क्या होता है और इस प्रौद्योगिकी को किस तरीके से यूज़ यहाँ पर किया जाता है और ये प्रौद्योगिकी किस चीज़ के लिए उपयोगी है। एक सिंपल पॉइंट वैसे मैंने यहाँ पर आपका हाईलाइट भी कर दिया है, बट हाईलाइट करने से काम नहीं चलेगा। ओके, ऊपर का और नीचे का यानी कि बेस जो है वो भी यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। आपको पता है कि गन्ना जो है वो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की नगदी फसल है। अब बात गन्ने से शुरू हुई है, इसका मतलब ये है कि स्पेंट वॉश प्रौद्योगिकी कहीं ना कहीं जो है वो गन्ने से लिंक यहाँ पर है। ओके, ब्राज़ील के बाद गन्ना भारत जो है वो गन्ने का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। हम ये भी जानते हैं कि जो चीनी हमारे चाय या कॉफ़ी में पड़ती है वो भी गन्ने से प्राप्त होती है, लेकिन हम में से कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि एथेनॉल है या एथिल एल्कोहल है वो भी गन्ने से प्राप्त होता है और वो एक महत्वपूर्ण जैव ईंधन के रूप में उभर करके आता है, जिसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मैंने आपको जैव ईंधन के बारे में अभी अभी बताया, इंग्लिश में इसको बायोफ्यूल यहाँ पर कहा जाता है। और बायोफ्यूल कई टाइप के होते हैं। इसके अंदर बायोडीजल हो सकता है, इसके अंदर जो है वो आपका बायोमीथेन हो सकता है, बायोहाइड्रोजन हो सकती है, अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो CSIR के अंदर में एक इंस्टीट्यूट है डेट इज कॉल्ड केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। ओके, ये जो संस्थान है इन्होंने स्पेंट वॉश प्रौद्योगिकी विकसित की और इस स्पेंट वॉश प्रौद्योगिकी ने अपशिष्ट का, देखो गन्ने से आपने एथिल अल्कोहल और ये सब बना लिया तो बाद में आपका गन्ना तो बचेगा, उसको हिंदी में खोई कहते हैं और इंग्लिश में उसको बगीज वगैरह शायद ऐसा कुछ कहते हैं। ओके, तो उसका जो अपशिष्ट यहाँ पर निकला उसको वेल्थ में कन्वर्ट करेंगे, संपदा में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? तो गन्ने का जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे। किन किन चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं? उसको हम जो है उर्वरक के निर्माण में यूज़ कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम इससे फर्टिलाइजर यहाँ पर बनाने की बात कर रहे हैं। तो स्पेंट वॉश प्रबंधन प्रौद्योगिकी गन्ने या और जो आपकी बायोक्रॉप्स हैं जिनसे आपका बायोमास यहाँ पर यूज़ हो गया और वेस्ट बच गया, उस वेस्ट को यूज़ करके उर्वरक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे एथेनॉल तो आपको यहाँ पर मिल ही जाएगा। ओके, उसके साथ साथ आप देखोगे एक अलग तरीके का 8 से प्रति लीटर अगर हमने एथेनॉल यहाँ पर बनाया तो प्रति लीटर एथेनॉल के उत्पादन पर 8 से 15 लीटर स्पेंट वॉश यहाँ पर निकलता है। स्पेंट वॉश बेसिकली जो है वो गहरे भूरे रंग का तरल पदार्थ होता है। इसकी गंध भी थोड़ी सी अच्छी नहीं होती। ओके, कई सारे प्रदूषक भी विद्यमान होते हैं, इसलिए इसको लाल श्रेणी में भी रखा गया है और इसका प्रदूषण सूचकांक भी ज़्यादा है। लेकिन हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर के निर्माण में। ओके, अब देखो कि वैश्विक स्तर पर जो अपनाई जाने वाली स्पेंट वॉश प्रौद्योगिकी है, स्पेंट वॉश प्रौद्योगिकी मतलब स्पेंट वॉश को प्रौद्योगिकी के जरिए जो इसमें अशुद्धियां हैं, दुर्गंध है और ये प्रदूषक हैं, इन सबको हटा करके काम की चीज़ें बनाना, जैसे उर्वरक सिंचाई है, जैम कंपोस्टिंग है या फिर प्रदाह प्रक्रिया है, इन सब चीज़ों के जरिए आप जो है उसको फर्टिलाइजर में यहाँ पर बनाते हैं। इनमें से उर्वरक सिंचाई और जैव कंपोस्टिंग को व्यापक रूप से गन्ना उत्पादक देशों में अपनाया जाता है, क्योंकि गन्ने से काफ़ी भारी मात्रा में वेस्ट यहाँ पर जनरेट होगा और उससे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व यहाँ पर बनाए जाते हैं। ओके,
तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ये प्री ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे आपने गन्ने से इथेनॉल बना लिया तो बाकी जो वेस्ट बचा उसका प्री ट्रीटमेंट होगा। ओके, स्पेंट वाश मान लो 10 किलो यहाँ पर निकला। ओके, तो स्पेंट वाश मान लो कि 10 लीटर के करीब यहाँ पर निकला, तो उसको पहले जो है वो प्री ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर उससे पोटेशियम वगैरह की रिकवरी की जाती है, फिर और जो रिकवरी हो पाती हैं वो सब यहाँ पर किया जाता है। आप देख सकते हो कि पोटाश फर्टिलाइजर भी निकला, डी पोटाश विनेस भी निकला। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो यहाँ पर चलती हैं, रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक प्रोसेस है, उसके रूप में आप यहाँ पर इसको याद रख सकते हो। ओके, इसके अंदर अगर हम देखें तो स्पेंट वॉश में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम जो है वो विद्यमान यहाँ पर होता है। और पोटेशियम आपको पता है कि NPK जो इंडिया में यूज़ किया जाता है, तो पोटेशियम एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल होता है इंडिया के अंदर में। ओके, भारत पोटाश उर्वरक की आवश्यकता को आयात से पूरा करता है और इस के को हम करते हैं इंपोर्ट। ओके, और ये इंपोर्ट करेंगे तो हमारे देश की मुद्रा जो है वो बाहर जाएगी, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। जब इस तरीके से गन्ने को यहाँ पर प्रोसेस करने के बाद स्पेंट वॉश निकलता है, ऐसे ही गुड़ से भी स्पेंट वॉश यहाँ पर निकलता है रूरल एरिया के अंदर में। 2015 में CSIR की K10 परियोजना के अंतर्गत केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान द्वारा इसके लिए ये सब काम यहाँ पर करने शुरू किए गए। तो ये जो प्रबंधन है वो किसने किया, CSIR के अंदर कौन सा इंस्टीट्यूट है या किस तरीके से वर्क हो रहा है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पोटेशियम है वो हम यहाँ से लेकर के आएंगे, तो इसको आपको मिलेगा कि ये इस इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर इसको डेवलप किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस शून्य अपशिष्ट स्पेंट वॉश प्रबंधन प्रौद्योगिकी की प्रशंसा भी की। उन्होंने इसको CSIR नवाचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए भी चुना और ये पुरस्कार जो है वो राष्ट्रपति जी ने 2019 में इनको प्रदान भी यहाँ पर किया। इसके अलावा इन्हें गुजरात नवाचार सोसाइटी से भी पुरस्कार मिला। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये तकनीक यहाँ पर बनाई। इसके फायदे ये हैं कि इसमें जो वेस्ट जनरेट हुआ उसको फेंकने की जरूरत नहीं पड़ी और ऊपर से आपने जो वेस्ट है उससे ऐसी चीज बनाई जिसका भारत में भारी मात्रा में इस्तेमाल यहाँ पर होता है, दैट इज कॉल्ड पोटेशियम, या और फर्टिलाइजर जो आपने यहाँ पर तैयार किया, जिसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और हमारा जो डेफिसिट है वो भी यहाँ पर पूरा हो सकता है। तो ये सब काम यहाँ पर जरूरी हो जाते हैं और ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए कि क्या काम यहाँ पर चल रहा है। इसके बाद बात करें, लिखा हुआ है पर्यावरण को संवारती भारत की नदियां। तो भारत की नदियों का जिक्र जो है वो इसके अंदर में यहाँ पर किया गया है, इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में, और आर्टिकल पर्यावरण दिवस के ऊपर है, तो ये नदियों के इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है। तो बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर अगर हम देखें तो 7 प्रमुख नदियों की बात की गई है, दैट इज सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा और महानदी। इनकी बात जो है वो यहाँ पर की गई है। ये बड़ी नदी प्रणाली सिस्टम यहाँ पर बनाती हैं। ओके, और कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ आपको पता है कि अरेबियन सी में गिरती हैं। किस तरीके से काम होता है ये सब आप ज्योग्राफी के अंदर में पढ़ोगे। यहाँ पर जो है वो मैंने स्क्रीनशॉट जो है वो दिए हैं गंगा नदी के बारे में। अब आपको पता है गंगा नदी कहाँ से कहाँ बहती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, ये सब बहुत बेसिक हो गया। UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चीज़ें आपकी जुबान पर होनी चाहिए, इनको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी कहाँ से बहती है, उसके किनारे पर कौन कौन सी सिटीज़ होती हैं। यहाँ नहीं दी गई, यहाँ मुझे नहीं पता क्या दिया है, मैंने इसको पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि अगर कोई क्वेश्चन गंगा नदी के ऊपर आया तो मैं उसको कर पाऊंगा। ओके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ यहाँ पर हो जाती है। और वैसे भी आपने ज्योग्राफी के नोट्स जो हैं वो अच्छे खासे तैयार किए होंगे, तो वहां से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। कई सारी प्रजातियां वहां पर रहती हैं, कई सारे आपको गैंगेटिक डॉल्फिन मिल जाएगी, गंगा नदी को कब स्टेटस दिया गया, ओके, राष्ट्रीय रिवर का। ओके, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। फिलहाल मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ कैसे सब ये चीज़ चलती है, ये बहुत कॉमन है, आपको इसको खुद ही पढ़ना है और यहाँ से ज़रूरत नहीं है कि यहाँ ही से ही पढ़ेंगे हम तो, ठीक है। आपके जो नोट्स हैं ना वहाँ से पढ़ो, ज्योग्राफी के नोट्स होंगे या आपने कोई बुक खरीदी हो ज्योग्राफी की, ओके, वहाँ से आप इसको कवर कर लो। कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, कोई समझाने की चीज़ है। मैं क्या करने वाला था, मैंने इसको इसलिए डाला कि मैं इसको ऐसे पढ़ दूंगा, लेकिन पढ़ने का कोई मकसद नहीं होता जब तक समझाने की कोई चीज़ ना हो। तो ये मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर ये दे दिए हैं, ओके, स्क्रीनशॉट। तो आप चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो बट इग्नोर भी कर सकते हो। ओके, जैसे गंगा में डॉल्फिन की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, एक है गंगा डॉल्फिन, एक है इरावदी डॉल्फिन। ओके, इसके अलावा गंगा में शार्क भी जो है उसकी वजह से भी गंगा की प्रसिद्धि यहाँ पर बन जाती है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी निकल करके आती हैं, इनको पढ़ो। जैसे गोदावरी के बारे में दिया है मैंने, कृष्णा नदी के बारे में भी दिया है, यमुना है, नर्मदा है, ओके, और ब्रह्मपुत्र नदी है। इन सब के बारे में जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ये सब आपको जो है वो स्वयं से कंप्लीट यहाँ पर करना होगा, क्योंकि सभी चीज़ें इसमें कुछ भी समझाने वाली चीज़ नहीं है। जस्ट आपको पढ़ना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो ब्रह्मपुत्र के तट पर है। मैप खोल के बैठ जाओ और ये भी देखो कि ब्रह्मपुत्र के उत्तर में है या ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में, तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में है। अगर आप और ज़्यादा मैप
मैप को देखोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक और नेशनल पार्क यहाँ पर है रेडकोल मनास नेशनल पार्क, वो ब्रह्मपुत्र के उत्तर में है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर करनी है, ये मैप पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। फिर ये सब फैक्ट है, माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर नदी द्वीप है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ओके, नदी द्वीप, ओके। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। चीन में क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, फिर ये सब चीज़ें, तो ये आपको खुद से कवर करना है। इसमें जो है वो आपको सिर्फ मैं भी पढ़ता, आपको पढ़ना है जस्ट, ओके। तो पर्यावरण कैलेंडर की तरफ चलें। फिर यहाँ पर दिया गया था पर्यावरण कैलेंडर। पर्यावरण कैलेंडर का मतलब ये है कि अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं पर्यावरण से रिलेटेड। तो वो जो दिवस हैं उनकी पूरी जो टेबल यहाँ पर अगर बना दें तो उसको पर्यावरण कैलेंडर कहा जाता है। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी इस तरीके के एक भी सवाल यहाँ पर नहीं पूछती, पीसीएस भी इस तरीके के सवाल जो है वो कम ही निकालती है, बट कभी कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग में 3-4 दिवस दे करके जो है वो आपसे इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कई सारी चीज़ें दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 3 मई को, या विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 8 मई को। आप में से किसी के ये याद रहने बस की नहीं है, ओके। ये इतने सारे दिवस यहाँ पर दिए हैं, ना तो हमें याद रहते हैं ना आपको यहाँ पर याद रखने हैं। याद रखने की जरूरत भी नहीं है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो दिमाग फट जाएगा पूरा, ओके। तो ऐसे फैक्ट को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं फिलहाल यहाँ यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ तो मैं इन चीज़ों को इग्नोर करता हुआ चलता हूँ। बस मैंने ये आपको इसलिए डाल दिया है कि मैगजीन के हम 44 पेज पर आ गए हैं और जितनी काम की चीज़ें थी वो सब हमने यहाँ पर कवर की हैं। जोन से पेज काम के नहीं है मैं उनको भी डालता हूँ ताकि आपको बताता रहूँ कि ये आपके काम के नहीं है। खैर आगे चलते हैं। समुद्र में प्लास्टिक खतरे में जलीय जीवन, कोर सिलेबस का पार्ट हो जाता है यूपीएससी के प्लास्टिक पोल्यूशन, और काफ़ी ज़रूरी है तो आर्टिकल को पूरा देखेंगे, इग्नोर करने का चांस नहीं बनता है। तो पर्यावरण दिवस के विशेषांक पर हम देखते हैं कि क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। पिछले 50 वर्षों में देखें तो महासागरों के तकरीबन 1/2 में कचरे और कूड़े का बहुत बड़ा जमाव यहाँ पर नजर आता है, और ये जो है वो मानवता इसके लिए गंभीर खतरे के रूप में उभर करके आई है। प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करें तो तेजी से बढ़ रहा है और जलीय जीव हैं या लोग हैं उन पर प्रभाव भी बुरा यहाँ पर पड़ता है। पहली बार जर्मनी स्थित अल्फ्रेड बैगनर इंस्टीट्यूट फॉर पोलर एंड मैराइन रिसर्च ने इस संबंध में पूरी दुनिया के करीब 1340 अध्ययनों को संकलित किया और बताया कि समुद्रों में कितनी भारी मात्रा में कूड़ा जो है वो यहाँ पर जा रहा है, उसकी विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी। आबादी बढ़ रही है, वैश्विक औद्योगिकरण भी बढ़ रहा है जिससे उत्पादन दर तेजी से बढ़ रही है। उत्पादों में बहुत सारी पैकेजिंग इस्तेमाल की जाती है और ये पैकेजिंग जो है वो कुछ नहीं होता, ये पिन्नी होती है जिसको प्लास्टिक कहा जाता है, और स्पेशली इसको सिंगल यूज प्लास्टिक यहाँ पर कहा जाता है। समुद्री कूड़ा जो है वो महासागरों के तकरीबन सभी भागों में पाया जाता है। सभी गहराई हो चाहे कितनी भी दूर तक हो, आर्कटिक हो अंटार्कटिक हो, सभी जगह पर समुद्री कचरा जो है वो यहाँ पर पाया जा रहा है। और इस समुद्री कचरे में प्लास्टिक के सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं। इन प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों को माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है। अगर हम देखें तो ये आर्कटिक सागर में भी पहुंच चुका है, ये अंटार्कटिक सागर में भी पहुंच चुका है। कैसे बहुत बड़ी बड़ी समुद्री धाराएं होती हैं जिनको ओशियन करंट्स कहते हैं, उन ओशन करंट्स के जरिए जो है वो यहाँ पर आपका इस तरीके से फैलता है। दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में बहुत दूर दूर तक जो है वो कचरे के ढेर जमा हो चुके हैं। ऐसे क्षेत्रों को गार्बेज पैच यहाँ पर कहा जाता है या कूड़े करकट की पट्टियाँ कहा जाता है। समुद्री कूड़े का स्रोत, संगठन, मात्रा, भौगोलिक क्षेत्र और प्राकृतिक आवास पर बहुत अधिक निर्भर करता है। समुद्री जीव जो हैं वो प्राकृतिक वास स्थान के चारों तरफ कूड़े के साथ विभिन्न आकार, विभिन्न तरीकों से अंतः क्रियाएं करते हैं जिसका नतीजा अक्सर घातक या जानलेवा हो सकता है। तो देखो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है माइक्रो प्लास्टिक। मेंस के अंदर में भी क्वेश्चन माइक्रो प्लास्टिक के अंदर में ही पूछा जाता है, ओके। तो माइक्रो प्लास्टिक में अगर हम बात करें तो प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे टुकड़े जो कि पूरे तरीके से जो मेराइन ऑर्गेनिज्म है लाइक कछुआ है, ओके, या फिर और चीज़ें उनके पेट में चले जाते हैं, व्हेल्स वगैरह हैं उनके पेट में ये चीज़ें चली जाती हैं और उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी ब्लॉक करती हैं। उनकी जो बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनको भी यहाँ पर बेकार करती हैं, जिसकी वजह से ये एक तरीके से खतरनाक साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर खतरनाक रसायन होते हैं जिससे जहरीली रसायनों से इनको खास नुकसान यहाँ पर होता है। अगर हम बात करें समुद्री जीवों पर कचरे का क्या प्रभाव पड़ता है, तो जिस प्रकार अगर आप देखो कि इंसान, वन्य जीव है, उनका अपना समाज होता है, उसी प्रकार मछली, कछुए या और जलने जीवों का भी अपना जो है वो अपना समाज यहाँ पर होता है, ओके। कई तरह की प्रजातियां जो है वो यहाँ पर पाई जाती हैं। प्लास्टिक को वन्य जीव भोजन समझ करके भूलवश उसका सेवन यहाँ पर कर लेते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोप्लास्टिक भोजन या सांस के साथ जीव के पेट में पहुँच जाती है और उसकी जो है वो धीरे धीरे मृत्यु यहाँ पर होने लगती है। कुछ महीनों पहले ही फिलीपींस में एक विशालकाय मृत व्हेल जो है वो कोस्ट पर आकर गिरी और उसके पेट से 40 किलो प्लास्टिक निकली। कैन यू इमेजिन, ओके। तो 40 किलो प्लास्टिक जो है वो यहाँ पर निकली। माइक्रोप्लास्टिक पक्षियों के लिए मौत का सामान यहाँ पर सिद्ध हो रहा है, जो है प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि प्लास्टिक ने किस तरह हर जगह पर अपना जो है वो अस्तित्व तैयार यहाँ पर कर लिया।
बात करें सिंगल यूज़ प्लास्टिक की, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो सबसे ज़्यादा घातक होती है सभी प्लास्टिक्स के अंदर में, और ये इंसान के पेट में भी मिल गई है अब तो। ओके, हाल ही में 2022 के अंदर माइक्रो प्लास्टिक ह्यूमन ब्लड सिस्टम के अंदर में भी मिल चुकी है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे पॉलीथीन हो सकती है या स्ट्रॉ होती हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। मानव जगत की सुविधा के लिए इन प्लास्टिक्स को बनाया गया था, लेकिन अब ये जानलेवा यहाँ पर साबित होती चली जा रही हैं। तो प्लास्टिक अपशिष्ट में माइक्रो प्लास्टिक जो हैं वो 5 मिलीमीटर से कम आकार के छोटे माइक्रो प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं। ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। माइक्रो प्लास्टिक 5 मिलीमीटर से कम आकार के छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं। माइक्रो प्लास्टिक में माइक्रो बीट्स भी आ जाते हैं जो कि 1 मिलीमीटर से छोटे होते हैं। ओके, तो पहले आते हैं आपके प्लास्टिक पार्टिकल्स, फिर आते हैं माइक्रो प्लास्टिक और फिर आते हैं माइक्रो बीट्स। माइक्रो बीट्स जो हैं वो सबसे छोटे होते हैं, 1 मिलीमीटर से भी छोटे पार्टिकल्स यहाँ पर होते हैं। ओके, सौंदर्य प्रसाधन हो सकते हैं या व्यक्तिगत देखभाल के जो उत्पाद हैं, क्रीम वगैरह, स्क्रबर्स वगैरह, उनमें इस्तेमाल यहाँ पर किए जाते हैं। और जब आप चेहरा धोते हो तो चेहरा वगैरह धोने में आप कोई साबुन वगैरह का इस्तेमाल करोगे तो वो पार्टिकल्स आपके जो घर से वेस्ट वाटर जाएगा उसके अंदर यहाँ पर होंगे, और वो वेस्ट वाटर जहाँ जा रहा होगा वहाँ के पानी में भी माइक्रो प्लास्टिक जो है वो यहाँ पर बन जाएंगे। तो एकल उपयोग प्लास्टिक एक डिस्पोजेबल सामग्री है जिसका उपयोग केवल एक बार पहले किया जाता है। इसे या तो फेंक दिया जाता है या पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। जैसे पानी की बोतलें हैं या सोडा की बोतलें हैं, पुआल है, प्लास्टिक की प्लेट हैं, ये कप हैं, इनका एक बार उपयोग किया जाता है, इनको सिंगल यूज़ प्लास्टिक यहाँ पर कहा जाता है। कचरे की वर्तमान स्थिति को देखें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया है कि प्रतिदिन लगभग इतने टन के करीब जो है वो कचरा उत्पन्न होता है। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, इन सब में प्लास्टिक कचरों के बड़े बड़े पहाड़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। भारत में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत जो है वो 11 किलोग्राम से कम है, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 109 किलोग्राम का लगभग 10वां हिस्सा यहाँ पर है। प्रति व्यक्ति खपत अगर कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कूड़ा भी कम जनरेट होगा, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, और यूएसए की पॉपुलेशन से जब गुणा करोगे तो कचरा कम आएगा, और जब इंडिया की पॉपुलेशन से गुणा करोगे 11 किलोग्राम को, तब कचरा बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ जाएगा। भारत ने नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के सम्मेलन में 2022 में एकल यूज़ प्लास्टिक को खत्म करने की प्रतिबद्धता भी बताई। इन्होंने कहा कि हम जो है वो जुलाई 2022 से प्लास्टिक को खत्म कर देंगे, और हाल ही में न्यूज़पेपर्स के अंदर में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। इसके अलावा 80% प्लास्टिक प्रदूषण की उत्पत्ति भूमि के सोर्सेज से होती है, और ये जो भूमि के सोर्सेज हैं ये धीरे धीरे जो है वो आपके मैराइन सिस्टम में पहुंच जाते हैं। प्लास्टिक जो आपका अपशिष्ट प्रबंधन है उसमें नियम बना हुआ है। ओके, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इसको कहते हैं। इसकी अधिसूचना और 2018 में इसके अंदर जो संशोधन किए गए उसके बाद इसको लागू किया जा रहा है, और ये कोई सिचुएशन को सही नहीं कर पाए हैं, ये विफल यहाँ पर रहे हैं। वर्तमान समय में प्लास्टिक पदार्थों का निस्तारण करने काफ़ी महत्वपूर्ण चुनौती यहाँ पर हो गई है। प्लास्टिक का कचरा लैंडफिलों में जाता है, पानी के स्रोतों में पहुँच जाता है, तो ये गंभीर संकट यहाँ पर बन जाता है। तो इससे हानिकारक गैसें भी उत्पन्न होती हैं जो कि पृथ्वी के वातावरण और जल जीवन के लिए काफ़ी हानिकारक हैं। इस वजह से प्लास्टिक वायु, जल, भूमि तीनों ही चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर प्रभावित हो रही हैं। तो ये कुछ चुनौतियाँ जो हैं वो यहाँ पर आती चली जा रही हैं, ये आपको पता होना चाहिए था। इसके बाद आगे बात करें तो आगे लिखा हुआ है पश्चिमी घाट का अनोखा प्राकृतिक सौंदर्य। पश्चिमी घाट के बारे में बताया गया है, पर्यावरण विशेष आर्टिकल है। तो देखते हैं कि पश्चिमी घाट हमारे लिए क्यों जरूरी यहाँ पर हो जाता है। भारत की बात करें तो भारत जैसा एक विशाल देश है, बहुत सारी पारिस्थितिकी विविधताएं जो हैं वो भारत में पाई जाती हैं। कई सारी नदियां जो ईस्ट की तरफ बहती हैं, कई सारी जो हैं वो वेस्ट की तरफ बहती हैं। पश्चिमी घाट की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व में बहने वाली 3 प्रमुख नदियां दैट इज गोदावरी, कृष्णा और कावेरी सहित बड़ी संख्या में 12मासी नदियों का उद्गम स्थल जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो पश्चिमी घाट से ये सब नदियों का जनरेट यहाँ पर होता है। पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का बहुत बड़ा आवास क्षेत्र यहाँ पर है। यहाँ पुष्पीय पौधों की 200 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और 100 से ज़्यादा जो फर्न की प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। उत्तरी पूर्वी वन में लगभग 1500 के करीब स्थानिक पादप प्रजाति पाई जाती हैं। इसके अलावा पश्चिमी घाट दुनिया के उन 14 स्थानों में से एक आ रहे हैं जो विविध जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। यह देश ऐसे हैं जो कि 27% वनस्पति के अलावा वैश्विक स्तर पर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे 300 से अधिक पक्षियों, उभयचर सरीसृपों का घर यहाँ पर निकल करके आते हैं। ओके, तो वेस्टर्न घाट का इंपॉर्टेंस आपको इस तरीके से पता लगेगा कि इनको जो है वो 14 बड़े जैव विविधता क्षेत्रों में से एक जो है वो माना गया है। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। तो लेकिन अभी क्या है कि मानव के अतिक्रमण के कारण पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत असर यहाँ पर पड़ रहा है।
ये सब चीज़ें यहाँ पर निकल करके आती हैं। फिर कुछ और चुनौतियाँ हैं लाइक सूखा, अकाल, पानी की कमी, उपज की कमी। इसके चलते जो 58 से ज़्यादा नदियाँ हैं उनका पानी भी प्रदूषित हो गया है। प्रकृति के निर्माण, उसके अस्तित्व के लिए जैव विविधता की बहुत ज़रूरत होती है, किंतु इसका जितना ह्रास होता है तो पर्यावरण चक्र में गतिरोध से जीवों पर विपरीत प्रभाव जो है वो यहाँ पर पड़ता है, जिससे आप देखोगे कि लगभग बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं उनका जीवन जो है वो खतरे में उभर करके आ रहा है। दुनिया में 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यहाँ पर हैं, जिनमें भारत भी एक यहाँ पर आता है। ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। तो भारत जो है वो अहम हिस्सा रखता है 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से। ओके, तो इसके अलावा जो पर्यावरणविद हैं माधव गाडगिल, उनकी अध्यक्षता में 2010 में एक समिति भी यहाँ पर बनी थी, एक पैनल भी यहाँ पर बना था जो कि पश्चिमी घाट में इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल के नाम से जाना जाता है। और इसने बताया कि जो पश्चिमी घाट हैं वो पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र हैं, उनका दर्जा यहाँ पर दिया जाना चाहिए, दैट इज इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन का दर्जा उनको यहाँ पर दिया जाना चाहिए। ओके, और दे भी दिया गया। बाद में पैनल की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए कस्तूरी रंगन कमेटी, उसका भी गठन यहाँ पर किया गया। भारत में अगर हम देखें तो गुजरात महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर के महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बाद कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर फैले हुए हैं पश्चिमी घाट। यहाँ के जो वन भारतीय मानसून की स्थिति से प्रभावित होते हैं, ओके, और उसको प्रभावित भी करते हैं। इस इलाके के पर्यावरण संरक्षण हेतु अनुशंसा करने के लिए केंद्र सरकार ने माधव गाडगिल समिति यहाँ पर गठित की थी। इस समिति की अनुशंसाओं की दिशा में कुछ गतिरोध जो हैं वो सामने आए, लेकिन वृहद उद्देश्य ये था कि प्राकृतिक जो पश्चिमी घाट है उसके संसाधनों की रक्षा करनी पड़ेगी। तो ये जो संरक्षण है वो यहाँ पर हुआ। एक तो जैव विविधता का बचाव संभव हुआ, और दूसरी जो लोग इसका विरोध करते थे वे अब इसके सहायक बनकर इसके संरक्षण में जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर निभा रहे हैं। ये भी देखा गया कि जैव विविधता का जो क्षरण है वो अधिकांशतः मानव प्रक्रियाओं के द्वारा यहाँ पर हो रहा है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि प्रति हजारों अगर हम देखें तो लगभग बहुत सारी जीव प्रजातियां यहाँ पर खत्म होती चली जा रही हैं। तो आवश्यकता ये है कि जो पश्चिमी घाट हैं, पश्चिमी घाट के अलावा ईस्टर्न घाट्स हैं या नॉर्थ ईस्ट है या फिर हिमालयन बायोडाइवर्सिटी जोन है, उन सबको यहाँ पर बचा करके रखने की ज़रूरत है। सिर्फ हम वेस्टर्न घाट्स पर फोकस क्यों करें, हम पूरे इंडिया पर फोकस क्यों ना करें एक साथ। तो जितने भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया के अंदर में हैं उन सभी पर साथ में फोकस करना पड़ेगा। तो छोटे मोटे आर्टिकल जो हैं वो इस तरीके के यहाँ पर दिए गए हैं। ये आर्टिकल अच्छा है, इसमें आपको कृत्रिम प्रदूषण के बारे में बताया गया है, और कृत्रिम प्रदूषण जो है वो किस तरीके से होता है, क्या होता है, उसके बारे में बात की गई है। अगर हम बात करें प्रदूषण की तो आपने जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तो सुना होगा। आपने कई नए तरह के प्रदूषण और भी आ रहे हैं, जैसे विद्युत चुंबकीय प्रदूषण है, अंतरिक्ष प्रदूषण और प्रकाश प्रदूषण भी यहाँ पर है। तो आज हम बात करते हैं प्रकाश प्रदूषण की। क्या होता है लाइट पोल्यूशन। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि के बरक्स प्रकाश प्रदूषण को समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन यहाँ पर आपको सब कुछ कठिन नहीं लगेगा। ओके, बहुत आसान है। असल में किसी भी अवांछित तत्वों के कारण किसी भी प्रदूषण की उत्पत्ति हो सकती है। ओके, जैसे आप रात में सोने के लिए लेटे हुए हैं, आगे सामने जो है वो आपके घर के सामने लाइट जल रही है, उस लाइट से आपको इरिटेशन हो रही है, तो ये लाइट पॉल्यूशन यहाँ पर हो गया। चाहे उस लाइट से फ़ायदा हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन आपको उससे इरिटेशन हो रही है, तो आपके लिए वो लाइट पोल्यूशन का सोर्स वर्क करता है। ओके, इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये आपको मिलेगा कि इसी तरीके का प्रदूषण यहाँ पर होता है। उसी प्रकार जैसे जल में प्रदूषण है या वायु में प्रदूषण है, इसी तरीके के प्रदूषण यहाँ पर हैं। लेकिन प्रकाश तो अंधेरे की कलिमा को छाट कर उजाला करता है। हाँ, प्रकाश फायदेमंद है, इसीलिए तो लाइट का आविष्कार यहाँ पर किया गया था। लेकिन धीरे धीरे जो है ये प्रदूषण जो है वो आर्टिफिशियल होता चला जा रहा है, अस्वच्छता की तरफ यहाँ पर चलता चला जा रहा है। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोतों के अलावा आजकल प्रकाश के जो आर्टिफिशियल स्रोत हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं। रात में आप देखोगे कि कृत्रिम प्रकाश स्रोत ही जलते हैं। घरों के अलावा कार्यालय, हवाई अड्डे, व्यावसायिक क्षेत्र, इन सभी स्थानों पर कृत्रिम प्रकाश देखा जाता है। होता यह है कि जब ये कृत्रिम प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित होने वाला प्रकाश वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प के अणुओं तथा धूल कणों से परावर्तित होकर धरती की ओर लौटता है, इसमें आसमान और धरती के बीच रोशनी की एक चादर सी बिछ जाती है। असल में यह अवांछित प्रकाश है जो एक किस्म के प्रदूषण को जन्म देता है, जिसे प्रकाश प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। तो ये टेक्निकल डेफिनेशन हो गई, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो इसमें यही है कि जो प्रकाश आर्टिफिशियली यहाँ से उत्पन्न हुआ वो वायुमंडल में जल के अणुओं द्वारा, बाष्प के अणुओं द्वारा या धूल के कणुओं द्वारा परावर्तित होकर के पृथ्वी के वायुमंडल में एक परत को जन्म देता है, और वो परत रोशनी की परत होती है। आपने देखा होगा, ऐसा लगता होगा बादल चमक रहे हैं, ठीक है, कुछ चमक रहा है, ऐसा वायुमंडल में एक परत सी यहाँ पर बनती है।
जो कि इस लाइट पोल्यूशन को यहाँ पर जन्म देती है। इससे जैसे वायु प्रदूषण से वायु की गुणवत्ता खराब होती है, जल प्रदूषण से जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। प्रश्न ये उठता है कि प्रकाश प्रदूषण से किसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। ओके, तो इसके बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर हम धरती से आकाश को देखें तो प्रकाश प्रदूषण से उत्पन्न रोशनी की चादर जो है वो बाधक यहाँ पर बन जाती है। इसे अवांछित प्रकाश कहते हैं। पहले कोरी आंखों से कुछ तारामंडल देखे जा सकते थे, लेकिन अब इस प्रकाश प्रदूषण के कारण इन्हें देख पाना संभव नहीं है। शहरी लोग इससे ज़्यादा प्रभावित यहाँ पर रहते हैं। आलम यह है कि अब आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे, जिसको सप्तऋषि मंडल कहते हैं, उनको भी दिखाई नहीं दिया जाता। रात में आप उनको भी नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि एक चादर जो है वो आपके ऊपर यहाँ पर बन जाती है। बेसिकली वही जो है वो प्रकाश प्रदूषण की चादर के नाम से जानी जाती है, उसी को ही प्रकाश प्रदूषण कहा जाता है। तो प्रकाश प्रदूषण के कारण आकाश, जो कि प्राकृतिक ताराघर यानी कि प्लेनेटोरियम का काम करता है, उसके भव्य और आकर्षक दृश्यों को देखने से धीरे धीरे हम जो है वो यहाँ पर वंचित होते चले जा रहे हैं। तो प्रकाश प्रदूषण किसकी गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है? ये हमारे जो देखने की गुणवत्ता है उसको यहाँ पर प्रभावित जो है वो कर रहा है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इससे निपटने के प्रयासों की अगर हम बात करें तो आप वही कर सकते हो कि फालतू में एलईडी लाइट जो हैं उनको यहाँ पर नहीं जलाना है। ओके, तो काफ़ी सारे जो इसके ऊपर बात यहाँ पर की गई, एसोसिएशन भी यहाँ पर बनाई गई, जैसे इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन है, उसकी स्थापना यूएस के अंदर में यहाँ पर की गई, अमेरिका के अंदर में। उन्होंने कहा कि प्रकाश स्रोतों की जानकारी रखो और उसकी बर्बादी आप ना करो। विद्युत ऊर्जा की बर्बादी से निपटना ही जो है वो हमारा मकसद हो जाता है, ताकि प्रकाश पोल्यूशन को यहाँ पर ख़त्म किया जा सके। तो इसको सबको ख़त्म करने के लिए जो है वो आपको यही होगा कि चकाचौंध वाली जो रोशनी है, ज़्यादा तेज लाइट जो है उसको बेवजह खुला ना छोड़ें। ओके, काम में आ रही हैं तो ठीक है, नहीं आ रही हैं तो उसको बंद रखा जाना चाहिए। एकमात्र सॉल्यूशन जो जिससे आप यहाँ पर बच सकते हैं वो यही यहाँ पर हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए जाननी ज़रूरी हो जाती हैं। और इसके अलावा जो प्रकाश प्रदूषण है उसका सीधा असर जो है वो स्काई वॉचिंग पर भी पड़ता है। अस्पष्ट हो जाता है, आकाश सही से दिखाई नहीं देता। पशु पक्षी पेड़ पौधों को भी दिक्कत होती है, क्योंकि उनके तो आसपास डायरेक्ट ही ये जो प्रकाश की चादर है वो यहाँ पर क्रिएट हो गई है। ओके, और ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी दिक्कत करती हैं। तो क्या होता है, लाइट पोल्यूशन कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे बचा जा सकता है, ये इन चीज़ों पर थोड़ा सा डिस्कशन हमने यहाँ पर किया। इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है और ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। काफ़ी लंबी मैगज़ीन यहाँ पर हो गई है, तो मैगज़ीन के आर्टिकल्स यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। तो इतना सब जो है वो आपको इस मैगज़ीन से पढ़ना था। मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर कराई जो समझाने वाली थी। बाकी जो चीज़ें समझाने वाली नहीं थी मैंने आपको बताया कि आप कहाँ से उसको कवर कर सकते हैं, या यहाँ से ना कवर करें तो आप अपने स्टैटिक पोर्ट से जो है वो कवर कर सकते हैं। इसकी PDF के बारे में बताया कि आपको कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल गया है, वहाँ से आप इसकी PPT PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको क्लीन PDF ओरिजिनल चाहिए तो उसके लिए भी मैंने आपको मेथड बताया कि आप इस टेलीग्राम चैनल पर मैक्सिस को भेज सकते हैं और आपको PDF जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से ये चीज़ें जो है वर्क करती हैं। खैर, मैगज़ीन यहाँ पर कंप्लीट हुई। इतना ही पढ़ते हैं, इस मैगज़ीन के अंदर से सब कुछ कवर हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।